मेरा नाम युग है। मैंने अपनी जिंदगी में कई रंग देखे हैं, कुछ सपनों जैसे और कुछ ऐसे कि जिनसे नींद भी रूठ जाए। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता था। मेरा घर छोटा था, लेकिन वहाँ प्यार बहुत बड़ी चीज थी। पापा सुबह सवेरे ऑफिस निकल जाते और माँ सारा दिन मेरे लिए मेहनत करती रहती। उनकी एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, इज्जत कमाए, दुनिया में उसका नाम हो। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था, शायद इसलिए कि मैं अपने माँ-बाप की आँखों में वो सपने देख लेता था जो उन्होंने खुद कभी देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने पढ़ाई को अपनी जिद बना लिया था। छोटे से स्कूल से शुरू हुआ सफ़र कॉलेज तक पहुंचा तो हर दिन मेरे लिए एक नई जिद और मेहनत बन जाता। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो लगा कि अब जिंदगी बदलने वाली है। मैंने खुद से वादा किया था, युग, कुछ भी हो, हार नहीं माननी है। लेकिन वक्त हर रोज एक नया थप्पड़ मारता। पढ़ाई का दबाव, महंगाई, फीस भरने की फिक्र, कभी कभी तो लगता कि सब कुछ छोड़ दूं। पापा अक्सर शाम को थके हारे आते और कहते, बेटा पढ़ ले, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बस तेरी पढ़ाई ही हमारा सहारा है। मैं चुप रहता, लेकिन अंदर से टूटने लगता। मैं उन्हें कैसे बताता कि अब जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं, हर कदम पर एक नई जंग है। कई बार रात को मैं चुपके से रोता, माँ को खबर भी नहीं होती। मेरी क्लास में अक्सर लड़के लड़कियां महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और कारों में आते थे। वो सब कुछ मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरी किताबों में जो सपने थे उनका कोई मोल भी तो नहीं था। मैं अपनी फीस के लिए कभी दोस्तों से बात करके उन्हें नोट्स बेचता, कभी कोचिंग देता, पैसे जोड़कर छोटे छोटे सपने पूरे करता, लेकिन फिर भी कोई कमी सी लगती। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नई बात चल पड़ी। किसी ने कहा, रिया तो बहुत अमीर है, उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने ये सब सुना, लेकिन चुप रहा, पर अंदर ही अंदर खलबली सी मच गई। रिया, वही लड़की जो हमेशा खामोश रहती, साफ सुथरी और आत्मविश्वास से भरी हुई, वो किसी बिजनेस टाइकून की बेटी थी। मेरा दिल जैसे चौंक उठा। पहली बार मेरे दिल में लालच ने जन्म लिया। मैंने खुद से झूठ बोला, क्या पता किस्मत का दरवाजा यही हो। और मैं उस दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने धीरे धीरे रिया से दोस्ती बढ़ाई। हमारी शुरुआत बहुत साधारण थी, जैसे कोई औपचारिकता। वो हमेशा शांत रहती, क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जब बोलती थी तो हर शब्द संजीदा होता। मैं बस एक नज़र उसके पर्स और गाड़ी पर डाली थी, और मेरे दिल में एक ख्याल पनप चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जो मैं बरसों से चाहता था। वो वही जिंदगी जी रही थी जिसका मैं सपना देखा करता था। मैंने छोटी छोटी बातों से उसके करीब जाना शुरू किया। कभी उसकी कोई फाइल उठा दी, कभी लाइब्रेरी में नोटिस के बहाने बात छेड़ दी। रिया थोड़ी हैरान रह जाती थी, लेकिन शायद उसे अच्छा भी लगता था कि कोई उसकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मैंने पूछा, रिया, तुम अक्सर अकेली रहती हो, इसकी कोई खास वजह? उसने कंधे उचकाकर कहा, बस मैं ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करती। ये सुनकर मैं मुस्कुराकर बोला, तो फिर मुझे मौका दो, शायद मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। रिया ने एक लम्हे के लिए मुझे ध्यान से देखा, फिर पहली बार खुलकर मुस्कुराई। शायद वही लम्हा था जब उसने मुझे अपने दिल के करीब आने दिया। मैं जानता था ये सब एक खेल है, लेकिन खेल जीतने के लिए चाल चालाकी से चलनी होती है। अब हम अक्सर साथ दिखने लगे, कैंटीन में चाय पीते, लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी करते, और कभी कभार क्लास के बाद लंबी चहलकदमी। इस दौरान रिया ने खुद ही बताया, मेरे पापा का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो ज्यादातर वक्त दुबई में रहते हैं, मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। मैंने सादगी से सिर हिलाया, जैसे मुझे कोई दिलचस्पी ही ना हो, लेकिन अंदर से निश्चिंत था कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। वक्त बीतता गया और रिया ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर एक महंगी गाड़ी से उतरते देखा। ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। वो सफेद सलवार सूट में सजे आराम से उतरी, मेरे पास से गुजरी तो बोली, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, तुम्हारी पसंद की जगह। मैंने हैरानी जताई, इतना खर्च क्यों करना? उसने मुस्कुराकर कहा, खर्च तब होता है जब दिल ना चाहे। हम रेस्टोरेंट के उसी हिस्से में बैठे जहां अमीर लोग बैठा करते हैं। मैंने सोचा, युग, अब तुम बहुत करीब आ चुके हो, बस एक कदम और। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ठीक वैसा बना लिया जैसा वो चाहती थी, समझदार, सुलझा हुआ और सबसे बड़ा वफादार। और वो वाकई
मेरी बातों में आ चुकी थी। एक दिन उसने कहा, युग, अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कभी नहीं। रिया बोली, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, रिया, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन अगला मोड़ ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। रिया ने अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात कर दी। उसने बताया कि उसके पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन वो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। उसने मेरे लिए हर हद पार कर दी। कई दिन घर में झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि उसके पापा ने कहा, वो एक मामूली खानदान का लड़का है, तुम होश में तो हो? रिया ने जवाब दिया, अगर वो मामूली है तो मैं भी एक आम लड़की हूँ। मुझे युग से शादी करनी है। आखिरकार दबाव और बेटी की जिद के सामने उसका बाप झुक गया। हमारी शादी सादगी से हुई, लेकिन इसके बाद की जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। बड़े से बंगले में दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मैं वाकई में अब कुछ बन गया हूँ। हर तरफ नौकर, गाड़ियाँ, महंगे सूट और एक ऐसा रुतबा जो कभी सपने में भी नहीं देखा था। रिया हर वक्त मेरे साथ खड़ी होती, हर काम में मेरी सलाह ली जाती, हर फैसले में मेरी मौजूदगी जरूरी समझी जाती। शुरुआत के दिन बहुत खुशहाल बीते। मुझे बिजनेस की मीटिंग्स में ले जाया गया, फैक्ट्री के दौरे करवाए गए, जरूरी क्लाइंट से मेरी पहचान करवाई गई। रिया के पापा कभी गंभीर नजरों से मुझे देखते तो कभी खामोशी से सिर हिला देते। मैं उनकी नजरों में वो मुकाम पाना चाहता था जो वो रिया के लिए रखते थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि मैं वो नहीं जो दिखता हूँ। एक शाम अचानक रिया के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच न सके। सब कुछ जैसे पलक झपकते ही बदल गया। बंगले में खामोशी छा गई और रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उलझ गया। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन इस दुख के साथ एक अजीब सा एहसास भी था। अब ये सब कुछ मेरा है। कुछ ही दिन बाद वकील ने बताया कि रिया के पापा ने अपनी सारी जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक अकाउंट्स और पूरा बिजनेस रिया के नाम पर कर दिया है, और रिया ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। अब आप ही सब कुछ संभालेंगे सर? वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा। मैंने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अब मैं वो युग नहीं रहा जो फीस भरने के लिए नोट्स बेचता था। अब मैं एक बिजनेसमैन था, कामयाब, अमीर और रुतबेदार। मैंने रिया का शुक्रिया अदा किया, उसके सिर पर हाथ रखा। वो बोली, मुझे खुशी है कि अब तुम पापा के बिजनेस को संभालोगे। अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। रिया ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। मैं रोज फैक्ट्री जाता, वापसी पर देर से घर आता, कभी बिजनेस पार्टनर की मीटिंग्स तो कभी किसी 5 स्टार होटल में डिनर। रिया कोई सवाल नहीं करती थी, शायद इसलिए कि उसने मुझे पूरी तरह से भरोसा दे दिया था। मेरे मम्मी पापा शहर के सबसे मशहूर और महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। मैं उनसे अक्सर मिलने जाया करता था, लेकिन शायद अब उनकी उम्र पूरी हो रही थी। पहले माँ और फिर पापा दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वो तसल्ली थी कि उनका बेटा अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर चुका है जिसके सपने उन्होंने देखे थे। उनके जाने के बाद जिंदगी कुछ दिन उदास रही, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी डगर पर लौट आई। एक रात मैं एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी में गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। गाना बजाना, शराब, डांस और खूबसूरत चेहरों से वो माहौल भरा पड़ा था। एक आदमी मेरे पास आकर बोला, युग साहब, अब आप हमारे क्लब के मेंबर हैं, क्या कुछ खास पेश करूं आपके लिए? मैंने नजरें फेरते हुए पूछा, क्या है? वो बोला, बस आइए और खुद देख लीजिए। वो मुझे एक आलीशान कमरे में लेकर गया, जहां म्यूजिक थोड़ा धीमा था, लेकिन चेहरों पर रोशनी भरपूर पड़ रही थी। वहां एक मेज पर कुछ लड़कियां बैठी थीं। वे खूब हंस रही थीं और उनके जाम से जाम टकरा रहे थे। मेरे लिए खास मेज रखी गई थी। मैं उनके पास ही बैठ गया। पहली बार मेरे हाथ में जाम आया, जिसे अब तक मैंने सिर्फ दूसरों के हाथों में देखा था। एक लड़की मेरे करीब आकर बोली, युग साहब, आप हमारे नए मेहमान हैं। मैं हंसते हुए बोला, शायद अब मैं रोज रोज का मेहमान बन जाऊं। वो हंसने लगी और फिर वो रात मेरे लिए एक नया ही दरवाजा खोल गई। अगले दिन मैं फैक्ट्री में लेट पहुंचा। रिया ने पूछा,
रात को कहाँ थे? फ़ोन क्यों बंद था? मैंने फ़ोन उठाकर दिखाया। बैटरी खत्म हो गई थी। क्लाइंट के साथ देर तक मीटिंग थी। उसने भरोसा कर लिया। वह हमेशा ही भरोसा कर लेती थी। कुछ दिन बाद मेरी पहचान गौहर जान से हुई। वो एक रुतबे वाली औरत थी, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत फेमस, लेकिन उसकी महफिलें अंदरूनी महखानों में ज्यादा मशहूर थीं। एक दिन पार्टी में उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, युग, तुम जैसे नौजवान को कुछ खास दिखाने का दिल है। गौहर जान ने मेरे लिए वो दरवाजा खोला जिसके पीछे वो सब कुछ था जो मैंने अब तक सिर्फ फिल्मों या कहानियों में सुना था। पहली बार जब मैं उसके साथ उसकी महफिल में गया तो हैरत से ज्यादा ताज्जुब हुआ। वो जगह एक आम इमारत के पिछले हिस्से में थी, लेकिन अंदर जाते ही माहौल बदल जाता। हल्की रोशनी, धीमे संगीत की आवाज और अलग अलग खुशबुओं की महक। युग साहब, यहाँ हर चीज खास है, बस चुनने की देर है, गौहर ने मुस्कुराकर कहा। मैं खामोशी से कमरे के अंदर देखता रहा। सामने सोफे पर कई लड़कियां बैठी थीं। हर एक का अंदाज, लिबास और बातचीत अलग थी। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखकर धीरे से आंख मारी। मैं नजर चुरा गया, लेकिन गौहर ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, आज तुम नए हो, कल ये सब तुम्हें चाहने वाली होंगी। पहली रात एक गुमराह रास्ते ने मुझे पकड़ लिया था। दौलत की वजह से मैं वहां खास मेहमान था। मेरे लिए हर हद पार की जा सकती थी। गौहर जान ने एक लड़की को इशारा किया, चांदनी, साहब को कंपनी दो। चांदनी हंसते हुई मेरे पास आकर बैठ गई। वो चमकती आंखों वाली लड़की थी। युग साहब, पहली बार आए हैं क्या? वो हंसकर बोली। मैंने कहा, हाँ, तुम भी खास लग रही हो। मैं थोड़ा झिझकते हुए बोला। वो फिर से खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, यहाँ सब खास होते हैं, बस कुछ कम और कुछ ज्यादा। उस रात के बाद मेरी वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। अगले दिन और फिर अगला दिन मैं हर रात वहीं होता। हर बार एक नया चेहरा, नई बात, नई फिजा। मैंने बस एक नियम बनाया, किसी से दिल नहीं लगाना है, सिर्फ वक्त गुजारना है। रिया को कुछ भी खबर नहीं थी। वो अभी भी वही पुरानी रिया थी। हर सुबह मेरे लिए, हर रात मेरे इंतजार में आंखें बिछाए बैठी। मैं रोज नया बहाना बनाता। क्लाइंट के साथ था, बिजनेस ट्रिप पर था, देर हो गई। अक्सर वो कहती, युग, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम छोटी छोटी बातें भी बताते थे, अब तो मुझसे दूर हो गए हो। जिंदगी बदल गई है रिया, सब कुछ बदल गया है। मैं जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस पल में मेरे लिए कोई भी चीज गलत या सही नहीं रही थी, बस मेरी इच्छाएं थीं। गौहर जान अब मेरे रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। अक्सर वो खुद कॉल करती, युग, आज एक खास मेहमान आ रहा है, तुम जरूर आना। एक रात उसने मुझे एक बेहतरीन पार्टी में बुलाया, जहां सिर्फ वीआईपी लोग ही आ सकते थे। पार्टी एक बंगले में हुई, शहर के सबसे महंगे इलाके में। वहां पहुंचते ही फोन बंद करना होता था और चेहरे पर नकाब पहनना नियम था। वहां दाखिल होते ही एक नई दुनिया मेरा स्वागत कर रही थी। कमरे गहरे रंग में डूबे हुए, दीवारों पर अजीब तस्वीरें और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा। गौहर मेरे कान में बोली, ये वो जगह है जहां तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, बिना किसी सवाल के। मैंने वहां कई ऐसे चेहरे देखे जो आम जिंदगी में बहुत रुतबे वाले और साफ सुथरे किरदारों में जाने जाते थे, लेकिन वहां सब बराबर थे, सब बेनकाब। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं खुद हैरान होता, क्या मैं वही युग हूँ जो अपने माँ बाप की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था? लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता, ये सब मैंने खुद के लिए हासिल किया है, ये सब मेरा है। एक दिन जब मैं फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा था तो अकाउंटेंट आया और बोला, सर, पिछले 3 महीने में आपके पर्सनल अकाउंट से 4 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, सब कैश विड्रॉल है। मैंने फाइल ली, दस्तखत किए और कहा, और अगर जरूरत पड़े तो बता देना, फिक्र मत करो। अब मैं सिर्फ खर्च कर रहा था, वक्त, पैसा और खुद को। मेरी रातें गौहर के अड्डे पर गुजरती और दिन बिजनेस की मीटिंग्स में। कोई मुझे कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि मैं मालिक था और मालिक से सवाल नहीं किए जाते। उस रात गौहर ने खुद कॉल की, युग, आज कुछ खास है तुम्हारे लिए, एक नई चीज है जैसी तुमने मांगी थी। मैंने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और बिना कुछ पूछे निकल पड़ा। अब ये मेरा रूटीन बन चुका था, एक फोन कॉल, एक वादा, एक चेहरा,
और एक रात। गौहर ने मुझे वक्त और जगह मैसेज पर भेज दी। जगह शहर से बाहर एक सुनसान चौराहा था, जहां अक्सर गाड़ियों में वे लड़कियां बिठाई जाती थीं जिन्हें किसी के लिए इनाम समझा जाता था। गाड़ी की हेडलाइट्स उस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। एक जगह रोशनी में धुंधली सी परछाई नजर आई। मैंने ब्रेक मारा। गाड़ी रुकी तो देखा कि वो एक दुबली पतली छोटे कद की लड़की थी, बहुत ही साधारण कपड़ों में, सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा और नजरें झुकी हुई। मैंने दरवाजा खोला। बैठो। वो धीरे से मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी। मैंने उसे एक नजर देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी। चेहरा मासूम, इतनी खामोश जैसे जुबान ही उससे रूठ गई हो। हाथ उसकी गोद में जुड़े थे, जैसे खुद से लिपट आई हो। ये पहला पल था जब मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूट गया। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे वो सुकून नहीं दे रही थी जिसकी मैं आदत बन चुका था। मैंने अपने नजरें सड़क पर रखी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। गाड़ी सड़क पर खामोशी से चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे एक जंग छिड़ चुकी थी। वो लड़की पास में बैठी थी, उसकी नजरें अभी भी झुकी थीं। दुपट्टे से उसका चेहरा पूरा नहीं छुपा था, लेकिन जितना नजर आ रहा था वही काफी था मेरे अंदर कुछ बदलने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आईना मेरे सामने रख दिया गया हो, जिसमें मैं अपनी ही नहीं किसी और की बर्बादी देख रहा था, और मैं ही उसका हिस्सा था। मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कांप रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? मैंने धीरे से पूछा। उसने गर्दन हिलाई, फिर कुछ पल के बाद बोली, साहब जी, मैं बस जल्दी से काम पूरा करना चाहती हूँ। मेरी माँ का हाल बहुत बुरा है। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारे चेहरे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मैंने उन लड़कियों में देखा है, जो खुद चलकर उन जगहों पर जाती हैं। तुम अलग हो। उसने मेरी बात पर सर झुका लिया। फिर अचानक जैसे सब्र टूट गया हो, वो बोलने लगी, पापा मेरी पैदाइश के कुछ समय बाद ही चल बसे थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाला, काम करके, दूसरों के घरों में बर्तन धोकर। हम दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोलती गई। पिछले महीने माँ की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, खांसी और फिर सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा दवा महंगी है। हमने अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी, रिश्तेदारों से मांगा, सबने इनकार कर दिया। आखिर में चाचा के पास गई माँ की दवा के लिए। चाचा ने क्या कहा? मैंने पूछा, लेकिन दिल बोझिल होने लगा। उन्होंने कहा अगर पैसे चाहिए तो एक काम करना होगा। फिर वो मुझे एक औरत के पास ले गए। वो औरत गौहर जान थी। उसने कहा तुम्हें एक जगह जाना होगा, वहां जो शख्स मिलेगा उसके साथ चली जाना, जितना वो दे ले लेना, फिर वापस चली आना। तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कुछ सोचने की मोहलत भी नहीं ली। माँ की सांसें कमजोर पड़ रही थीं। मेरी आंखों के सामने वो तड़प रही थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिमाग में जैसे शोर था। हर वो रात, हर वो लम्हा जब मैं गौहर जान के अड्डे पर जाता था, सब एक साथ याद आ गया। लेकिन आज पहली बार उन रातों का मतलब बदल रहा था। तुम जानती हो, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बेचा है? मैंने सख्ती से कहा। वो धीरे से बोली, हाँ पता है। उन्होंने गौहर जान से पैसे लिए होंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी चाहिए। मैंने जेब से 40,000 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये पैसे लो और वापस जाओ, अपनी माँ का इलाज करवाओ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, और तुम भी कभी दोबारा ऐसी जगह जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे सपने खत्म नहीं हुए, बस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो रो पड़ी, इस बार जोर से। मैंने उसके आंसू साफ नहीं किए, न तसल्ली दी, बस दरवाज़ा खोला और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो धीरे से उतरी और फिर पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। जब उसका मोहल्ला आया तो मैंने गाड़ी रोक दी। यहीं रहती हो? जी। गली के आखिर में। जाओ और वादा करो कि कभी भी दोबारा ये फैसला नहीं करोगी। उसने हिचकियों के बीच में सर हिलाया। वादा। वो उठकर चलने लगी। मैंने बैक व्यू मिरर से देखा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कि उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई सिर्फ मदद के लिए आया था, बिना कुछ लिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे से आगे बढ़ा दी।
उस रात मैं घर देर से नहीं पहुंचा। रिया जाग रही थी। दरवाज़ा खोलते ही बोली, आज जल्दी आ गए। मैंने बस सर हिलाया। हाँ, बस थक गया था। वो मुझे देखती रही। शायद उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। मैं सीधा अपने कमरे में गया और कई घंटे बालकनी से आसमान देखता रहा। न गौहर का फोन आया, न किसी से बात की। बस एक चेहरा बार बार सामने आता रहा, वो साधारण सा डरा हुआ चेहरा, वो सच जो मुझे तोड़ गया था। मुझे नहीं पता था कि एक लम्हा, एक वाकया इंसान को अंदर से बदल सकता है, लेकिन मैं खुद को वही इंसान महसूस नहीं कर रहा था जो कुछ दिन पहले तक अय्याशी को ही कामयाबी समझता था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ रोज की तरह था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी, लेकिन मेरी नजरें सामने स्लाइड पर नहीं थी। खिड़की से बाहर कहीं रुकी हुई थी। कोई बात कर रहा था, कोई हिसाब समझ रहा था, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ वो चेहरा घूम रहा था। वो छोटी सी लड़की, वो साधारण से कपड़े, वो कपकपाती हुई आवाज। युग साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजर ने सवाल किया। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, नहीं, सब ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए। मैं पहली बार किसी मीटिंग में खामोश रहा था। दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद भी दिल का बहुत हल्का नहीं हो रहा था। शाम को घर वापस आया तो रिया किचन में थी। कुछ देर दरवाजे पर मैं खड़ा रहा। वो सब्जी काट रही थी, कुछ गुनगुना रही थी, जैसे उसे किसी जवाब की जरूरत ही नहीं हो। आज तुम बहुत सुकून में लग रही हो। पता नहीं, लगता है तुम आज कुछ बदले बदले हो। शायद हूं मैं। फिर कोई जवाब नहीं दिया और उसके साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे हैरत से देखती रही। अगले दिन जब गौहर ने फोन किया तो मैंने फोन साइलेंट पर डाल दिया। 3 बार फोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। और रात को जब गाड़ी निकाली तो गौहर के अड्डे की तरफ रुख करते करते रुक गया। यू टर्न लिया और घर वापस आ गया। ये छोटा सा फैसला मेरे लिए नया था, लेकिन इस फैसले में एक अजीब सा सुकून था। आप आज जल्दी घर आ गए? हैरानी से रिया ने पूछा। बस, कहीं जाने का दिल नहीं था, मैंने खामोश सा जवाब दिया। वो अपनी बात खत्म करके चली गई थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके दिल में सवाल उठ रहे हैं। मैं दिनों में कम बोलने लगा और रातों को कम चैन की नींद लेने लगा और धीरे धीरे गौहर के अड्डों से दूरी बनाने लगा। एक बार वो खुद मेरे दफ्तर में आ गई, कहने लगी, युग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, और अब मैं वो रहना भी नहीं चाहता। मैंने बहुत खुश होकर कहा, तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकते, जानते हो। मैं चाहूं तो सब कुछ छोड़ सकता हूं, और वही करने का अब वक्त है। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उठकर चली गई। लेकिन उसकी आंखों में एक अनजान धमकी थी। मेरे दिल में उसके लिए एक नफरत सी जन्म लेने लगी थी। अब वहां जाने का ख्याल भी मुझे बोझ लगता था, जैसे कि मैं किसी गटर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत ना कर पा रहा हूं। रिया ने मेरी बदलती हालत पर सवाल नहीं किया, लेकिन उसने मेरा हर अंदाज पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन बोली, युग, कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? नहीं, बस थोड़ा सा उलझा हुआ हूं मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, जैसे तुमने पहले सुनाया था। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे यह खामोशी पहली बार काटने लगी। अब मैं अक्सर उसके साथ बैठता, खाना खाता, पुराने एल्बम्स निकालता या रात को लॉन में चहलकदमी करता। वो हैरत में डूबी रहती। कभी कभार पूछती, क्या सब ठीक है? नहीं, लेकिन अब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे कई साल बीत गए और यही सब चल रहा था। लेकिन एक और चीज अजीब सी थी जो मेरे साथ हो रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। थकान। वो अब ज्यादा हो चुकी थी। खांसी, कभी बुखार, कभी शरीर में बेवजह दर्द। पहले सोचा कि मौसम की मार है, फिर सोचा काम की थकान है, लेकिन जब ये लगातार होने लगा तो रिया ने कहा, चलो डॉक्टर के पास, बहुत काम है। फिर कभी, योग, सेहत पहले है। रिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मैं ठीक नहीं था। एक दिन ऑफिस में चक्कर आ गया, सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कुर्सी पर गिरने से पहले एक आवाज सुनी, सर, सर। होश आया तो अस्पताल में था। होश आया तो रिया मेरे पास बैठी थी और डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा था। आपकी तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर ने सवाल किया। कुछ दिनों से,
मामूली सी बात है। मामूली बात होती तो बेहोश नहीं होते आप। हमें और ज़्यादा टेस्ट करने होंगे। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। अब कुछ मत छुपाना युग। मैंने नज़रें चुरा ली। दिल में डर था जो पहले कभी नहीं था। अगले दिन कुछ और ब्लड टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा हम कुछ इन्फेक्शंस चेक करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मैं सिर्फ छत देखता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और मेरे अंदर कुछ टूटने के करीब था। वो सब रातें, वो सब गलतियां, सब याद आ रही थी। रिया मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खामोश सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात साफ हो गई थी, मैं चाहे जितना भी बदल जाऊं, अतीत अपनी कीमत जरूर लेता है। और शायद वो वक्त आ चुका था। अस्पताल का कमरा शांत था, लेकिन कमरे के अंदर एक ऐसा शोर था जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। दीवार पर चलती घड़ी की सुइयां जैसे मेरी जिंदगी गिन रही थी। डॉक्टर अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी। युग सर, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी आवाज में वो नमी थी जो अक्सर बुरी खबर से पहले सुनाई देती है। मैं सीधे होकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। क्या दिक्कत है? मैंने मामूली लहजे में पूछा। डॉक्टर ने कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठते हुए कहा, हमें अफसोस है, लेकिन आप HIV पॉजिटिव हैं और ये बीमारी अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। शब्दों का बोझ मेरे सीने पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ आकर बैठ गया हो। मैंने पलक के झटके में जैसे सुना ही नहीं। क्या आपको यकीन है? मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों में अजनबी लग रही थी। हमने सारे टेस्ट कंफर्म किए हैं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। इसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि किसी भी इन्फेक्शन से खतरा बहुत बढ़ सकता है। मैं खामोश हो गया। आंखें छत की तरफ उठी जहां बस एक सफेद खालीपन था। मन में एक एक करके चेहरे आने लगे। कभी रिया का, मेरे माँ बाप का, वो मासूम बच्ची और गौहर, और फिर उसके बाद वो दर्जनों चेहरे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। कितना वक्त है मेरे पास? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा। ये बताना मुश्किल है। हो सकता है कुछ हफ्ते, हो सकता है 1 महीना, लेकिन ठीक होने की उम्मीद कम है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। डॉक्टर चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। सांस लेते हुए महसूस हो रहा था कि जैसे हवा भी अब अपना बोझ दिखा रही हो। अगली सुबह रिया को 4 धाम की यात्रा पर जाना था। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने अपना बैग पैक किया और मेरे पास आकर बोली, युग, प्रार्थना करना। मैंने जवाब दिया, तुम बस अपना ख्याल रखना। उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा और फिर चली गई। उसके जाने के बाद जैसे कमरे में अंधेरा फैल गया। मैं उसी बिस्तर पर लेटा रहा, कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता, कभी सोचता। कुछ देर बाद अस्पताल के पर्दे हटे। एक नर्स आई, अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट फैलाई। मैंने नजरें मोड़ ली। अब किसी से बात करने का दिल नहीं था। वो ब्लड प्रेशर चेक करती रही, कुछ लिखती रही और फिर खामोशी से बाहर चली गई। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे लिए वक्त अब एक बेईमानी सी गिनती बन चुका था। खाना खाता लेकिन छोड़ देता था। दवाइयाँ रखी जाती, मैं हाथ भी नहीं लगाता। एक दिन मैंने अपना मोबाइल खोला। गौहर का पुराना मैसेज अभी भी बिना पढ़े पड़ा था। लौट आओ युग, तुम्हारे लिए सब वैसा ही है। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और मोबाइल ऑफ कर दिया। एक दिन शाम को मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी कामयाबी मेरे माँ बाप की खुशी होगी। मैं हंस पड़ा, एक थकी हुई टूटी हुई हंसी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कई दिन गुजर चुके थे। रिया अभी तक वापस नहीं आई थी और मैं वक्त के साथ साथ कमजोर होता जा रहा था। हर दिन एक जैसा था। वही सफेद छत, वही दवा की गंध और वही खामोशी जिसमें मौत की आहट सुनाई देने लगी थी। डॉक्टर दिन में 2 बार आते, रिपोर्ट्स देखते, खामोशी से सिर हिलाते और चले जाते। एक नर्स रूटीन से आती, सुबह भी शाम भी। उसकी मौजूदगी में कोई दिखावा नहीं था। दवा देती, ब्लड प्रेशर चेक करती और कभी कभी पानी का गिलास पकड़ा देती। एक शाम जब मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था, मुझे किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर मेरे दिल तक आ रही थी। आंखें खोली तो वही नर्स सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार चेहरा जाना पहचाना लगा। मैंने ध्यान से देखा, एक पल पहचानने में लगा, फिर दिल जैसे रुक सा गया। तुम?
तुम वही हो ना? मेरी आवाज कांप गई। वो धीरे से मुस्कुराई और सिर हिलाया। जी, मैं वही हूँ। मैं सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें इस हाल में नहीं देखा था, और मैंने आपको इस हाल में देखने की कभी प्रार्थना नहीं की थी। उसने कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? जिस दिन आपने मुझे पैसे देकर वहां से बचाया था, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। एक एनजीओ वाले हमें वहां से ले गए। उन्होंने मुझे पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। मैंने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। अब उसी एनजीओ की मदद से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ। मेरे दिल की हालत अजीब थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी, लेकिन दिल सुकून से भर गया था। और तुम रोज आती हो? हर रोज, सुबह से शाम तक, और हर दिन आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। क्योंकि आपने मेरे लिए वो किया जो कोई अपना भी नहीं करता। एक वक्त था जब मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब भगवान से प्रार्थना है कि वो आपको गिरने ना दे। मेरी सांसें भारी हो रही थी। अब वक्त कम है मेरे पास। कौन कहता है, डॉक्टर या आपका ज़मीर? शायद दोनों, मैंने कहा। वो बोली, मुझे पूरा भरोसा है, भगवान चमत्कार करेगा। अगर उसने मुझे बचाया है तो वो आपको भी बचा सकता है। उसकी आंखों में जो भरोसा था, वो मेरे अंदर कुछ जगा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे जैसी लड़की, तुम्हारे जैसी बेटी भगवान सबको दे। ये तो बस आपकी दुआ का नतीजा है। और अब मेरी प्रार्थना है कि आपकी जिंदगी लौट आए। अगले कुछ दिन वो लगातार मेरे साथ रही। मेरी दवाइयों, रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि डॉक्टर से मेरी बातचीत भी वही करवाती। कभी जबरदस्ती खाना खिलाती, कभी मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाती। उसने भगवान की एक छोटी सी मूर्ति मेरे सिरहाने रख दी। एक सुबह जब मैं आंखें खोल रहा था, डॉक्टर कमरे में आए। उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी। युग सर, आपकी नई रिपोर्ट्स पहले से बेहतर हैं। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। हम खुद हैरान हैं। जिस मरीज की इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुकी थी, वही अब ठीक हो रहा है। ये कोई सामान्य प्रोग्रेस नहीं है, शायद कोई चमत्कार है। लेकिन फिर भी हमें अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अगली रिपोर्ट्स आने तक का इंतजार करें। नर्स, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर चले गए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का असर है। ये सब करने वाला भगवान है। मैं तो बस एक जरिया बनी हूँ। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी लौट रही थी। शरीर हल्का लग रहा था। दिल फिर से धड़कने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पहली बार पूछा। माही, उसने धीरे से कहा। माही, अगर तुम न होती, शायद मैं भी नहीं होता। उसने हंसकर कहा, आप बिल्कुल होते। प्रार्थना बस थोड़ी देर से पहुंचती है। रिया के लौटने के दिन भी पास आ रहे थे। मैंने फैसला किया था कि वो आए तो मैं उसे सब सच बता दूंगा। लेकिन आज पहली बार लगा था कि शायद मैं जिंदा रह पाऊंगा। सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि बदल कर, संवर कर। और ये बदलाव किसी दवा से नहीं, एक प्रार्थना से आया था। माही जैसी एक मासूम बेटी की दुआ से, जिसे मैंने कभी पाप से बचाया था। कई दिनों बाद महसूस हुआ कि आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, जिंदगी की नई गवाही थी। नर्स माही, जो हर सुबह मुझे दवा देती थी, अब मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह शामिल हो चुकी थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर फिर से आए। पहले तो चुपचाप रिपोर्ट से देखते रहे। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। फिर डॉक्टर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, एड्स के जिस स्टेज पर आप थे, वहां से वापस जिंदगी की तरफ लौटना नामुमकिन जैसा ही था। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी आवाज अब बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब तो मानना पड़ेगा कि वाकई आपकी हालत में सुधार हो रहा है। वायरस का असर कम हो रहा है। शरीर दोबारा खुद को ठीक कर रहा है। माही एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि डॉक्टर क्या कहने वाले हैं। डॉक्टर ने आगे कहा, साइंस के नजरिए से देखें तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इस रफ्तार से आपकी सेहत में सुधार है, इसे तो चमत्कार ही कहा जा सकता है। मैंने माही की तरफ देखा। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं समझ गया, ये उसी दुआ का असर था जिसने मुझे अंधेरे से वापस खींच लिया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए कहा, अगर ये सुधार इसी तरह से जारी रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही हफ्तों में इस बीमारी पर कंट्रोल पा लिया जाएगा।
फिर आप रेगुलर दवाओं, रूटीन चेकअप और हल्की एक्सरसाइज के साथ खुद को लंबे वक्त तक स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और माँ ही थे। ये तुम्हारी प्रार्थना का असर है, मैंने कहा। ये भगवान की मर्जी थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने दिन रात आपके लिए प्रार्थना की। तुम्हें उस दिन कैसे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा? जैसे मुझे उस दिन यकीन था कि आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। वही भरोसा मुझे भगवान से भी मिला। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, लेकिन इन आंसुओं के साथ पहली बार दिल में शुक्र था, डर नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर से रिपोर्ट आई और उनमें बीमारी ठीक होती साफ लिखी थी। अब डॉक्टर ने मेरी दवाई कम कर दी और मुझे कमरे के बाहर चलने फिरने की इजाजत दे दी। पहली बार जब मैं व्हीलचेयर की जगह अपने कदमों पर चला, माँ ही मेरे साथ थी। ये अस्पताल की गैलरी बहुत छोटी लगती है ना? मैंने कहा। जब इंसान दोबारा जीना सीख ले तो सब छोटा लगने लगता है, उसने जवाब दिया। हम दोनों खामोश चलते रहे। हर कदम मेरी जिंदगी के लिए एक नया ऐलान था। रिया वापस आ चुकी थी और मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब वक्त आ गया था। जब वो अस्पताल आई तो मैं कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह आंखों में आंसू लिए बोली, तुम अब पहले से बेहतर लग रहे हो। मैंने कहा, बेहतर इसलिए क्योंकि अब मेरे पास झूठ नहीं है। वो कहने लगी, क्या मतलब है? मैं तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। मेरी जिंदगी में वो सब था जो मैंने तुम्हें कभी पता नहीं चलने दिया और ना ही तुमने कभी जानने की कोशिश की। लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, सब कुछ। उसने कुर्सी खींचते हुए मेरे पास बैठते हुए कहा, बताओ। मैंने उसे सब बताया। गौहर, अय्याशी, बीमारी, माही की कहानी। वो खामोशी से सुनती रही, एक शब्द नहीं बोली और ना ही एक आंसू साफ किया। आखिर में बस इतना कहा, अगर भगवान ने ही तुम्हें माफ कर दिया है तो फिर मैं कौन हूँ कुछ कहने वाली। मैंने उसके कदमों में सिर झुका लिया। अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें खुद को भी साथ रखना होगा। हम दोनों बाहर लॉन में आ गए। सूरज डूब रहा था और रोशनी की लकीरें हमारी आंखों से टकरा रही थीं। कुछ देर बाद माही आई। रिया ने उसे गले लगाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटी, माही ने सिर झुकाकर कहा। ये सब आपके पति की पहली भलाई का सिला था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, सच में अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती और गुनाह कभी छुपता नहीं है। लेकिन अगर नीयत बदल जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। मैं अभी भी बीमार था, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी और ये उम्मीद किसी दवा से नहीं, दुआ से आई थी। एक मजबूर बेबस लड़की की दुआ जो अब एक मजबूत लड़की बन चुकी थी। और अब मेरी बेटी भी। अस्पताल से लौटते वक्त मैं बाहर खिड़की से देखता रहा और खामोश बैठा था। रिया मेरे बराबर बैठी थी। ड्राइवर कभी कभी आईने से हमारी तरफ देख लेता। शायद वो भी हैरान था कि ये युग जो हमेशा फोन में व्यस्त होता था आज बिल्कुल चुप है। रास्ते में मैंने रिया की तरफ देखा। मैं सोच रहा हूँ कि माही और उसकी माँ को हमारे साथ रहना चाहिए। रिया ने तुरंत कहा, मैं भी यही चाहती थी। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी माँ बीमार है, वो अभी भी किराए के मकान में रह रही है। मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ होना चाहिए, हमारे साथ, सुरक्षित और इज्जत के साथ। घर पहुंचकर मैंने तुरंत ही माही को फोन किया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी सर। नहीं, अब सिर्फ युग कहो और सुनो। अगर बुरा न लगे तो मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ आकर रहो। कुछ पल वो खामोश रही। ये कैसे हो सकता है? जैसे तुमने मुझे जिंदगी दी है वैसे ही मैं तुम्हें एक सुरक्षित जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी माँ को। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ हमारे बंगले पर आई। दरवाजा खुद रिया ने खोला। माही की माँ एक साधारण सी औरत थी, लेकिन आंखों में शुक्रगुजारी थी। रिया ने दोनों को अंदर बुलाया और कहा, ये अब आपका भी घर है। मैंने माही को बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हें बेटी का दर्जा देना चाहता हूँ। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, लेकिन अगर होती तो मैं चाहता कि वो तुम जैसी हो। माही की माँ की आंखों में आंसू आ गए। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये एहसान नहीं, ये तो वो कर्ज है जो मैं उतार रहा हूँ। रिया ने घर का एक हिस्सा उनके लिए तय कर दिया। कुछ दिनों में वो हिस्सा जिंदगी से भर गया। माही मेरे साथ बिजनेस के छोटे मोटे कामों में भी थी। बहुत तेजी से सीखती और हर चीज की जिम्मेदारी से संभालती। तुमने कभी सोचा था कि तुम एक दिन यहाँ पहुंचोगी?
नहीं, लेकिन आपने मुझ पर जो भरोसा किया उसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया है। वो अक्सर मुस्कुराती नजर आती। रिया माही को मार्केट लेकर जाती, किचन में उससे सलाह लेती। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी लगती। मैं उन दोनों को देखकर सोचता, शायद भगवान ने मेरे खाली दिल को इन दो रिश्तों से भर दिया था। मैंने फैक्ट्री में एक नया डिपार्टमेंट खोला, वुमेन एम्पावरमेंट यूनिट। उसमें वो लड़कियां काम करती थी जिन्हें जिंदगी ने तोड़ दिया था। वहां उनकी देखभाल होती, हुनर सिखाया जाता और इज्जत से जीने का तरीका दिया जाता। माही ने वहां पर बात की और कोऑर्डिनेटर का काम करना शुरू किया। पहली मीटिंग में वो लड़कियों के सामने बोली, मैं भी कभी ऐसे ही हालात में थी, लेकिन किसी ने मुझे गिरने से बचाया। अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद हर लड़की की आंखों में एक नया लक्ष्य नजर आने लगा। रिया एक दिन मेरे पास आई और सामने बैठकर बोली, मैं आज खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुमने जो कुछ भी किया वो इतनी जिंदगियों की बुनियाद है। कभी भलाई करने का मौका बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब बदल जाता है। अब तुम बदल चुके हो युग। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, इस बदलाव की वजह तुम हो और वो बच्ची जिसकी प्रार्थना ने मुझे वापस लाया। अब मैं रोज सुबह जल्दी उठता, पूजा करता, घर के लॉन के पौधों को नई जिंदगी देता। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद लड़कियों से मिलता, उनकी कहानी सुनता और बताता, ये दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन तुम खुद को मत ठुकराना। माँ ही अक्सर कहती, कभी कभी एक वक्त का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा देता, और कभी किसी का एक आंसू पूरी आत्मा को धो देता है। ये मेरा नया सफर था, सच के साथ, मोहब्बत के साथ और उन रिश्तों के साथ जो किसी खून से नहीं, किसी नियत से बनते हैं। सुबह का वक्त था। मैं फाउंडेशन के ऑफिस में बैठा अपनी कुर्सी पर झूला झूल रहा था। मेज पर फाइलों का ढेर था, लेकिन नजर खिड़की से बाहर लॉन में खेलती बच्चियों पर थी, जो अब इस एनजीओ का हिस्सा थी। उनमें कई चेहरे ऐसे थे जो कुछ महीने पहले सड़कों पर ठोकरें खा रही थी। अब उनकी आंखों में डर नहीं, सपने थे। मैंने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई। कुछ पल बाद माही अंदर आई। आज नई अपॉइंटमेंट से 3 बच्चियां दिल्ली से आई हैं। क्या कहानी है उनकी? 2 बहनें हैं अनाथ। तीसरी लड़की को उसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। सबका यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। अच्छा किया। और डॉक्टर नायर से बात हो गई? जी, वो शाम को विजिट पर आएंगे। मैंने फाइल उठाई, दस्तखत किया और उसे पकड़ा दी। उन सब को साफ कपड़े दे देना, खाने का बंदोबस्त भी कर देना और रूटीन चेकअप भी। माही ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। ये फाउंडेशन जिसका नाम हमने अमानत रखा था, अब शहर भर में पहचाना जाने लगा था। मीडिया अक्सर रिपोर्ट करता और कभी कभी खास चैनल के लोग इंटरव्यू लेने की बात करते, लेकिन मेरा ये नियम था कि कैमरे से नहीं, किरदार से पहचाना जाए। एक दिन एक टीवी चैनल से कॉल आई, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आएं, अपनी कहानी सुनाएं। मैंने कहा, मेरी कहानी सुनाने के काबिल नहीं है, लेकिन जो सबक मैंने सीखा वो सुना जाना चाहिए। अगले हफ्ते मैं लाइव बैठा था। मेजबान ने मेरी पहचान बताई और फिर सवाल किया, सर, आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया? मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। एक प्रार्थना ने सब बदल दिया, और प्रार्थना भी ऐसी जो मेरे हाथों ही बर्बाद हो सकती थी। लेकिन मैं वक्त पर रुक गया। सर, क्या आप समझते हैं कि अच्छाई की कोई कीमत होती है? अच्छाई की कीमत नहीं, असर होता है। एक दिन मैंने एक अच्छाई की थी और उसी ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मैंने कैमरे की तरफ मुंह करके कहा, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी बहुत अनमोल है। गलत रास्ते की चमक ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन एक ईमानदारी से भरा कदम, एक साफ नीयत और जिंदगी दोनों बदल सकता है। सोचो, तुम्हारी भलाई किसी की दुआ बन सकती है, और वो दुआ तुम्हें नहीं, तुम्हें जिंदगी दे सकती है। प्रोग्राम के बाद बहुत सारे फोन कॉल्स आए, नौजवानों के, बुजुर्गों के, यहाँ तक कि लड़कियों के भी। उन्होंने कहा, हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, शुक्र है कि आपने बना दिया। माही अब फाउंडेशन का चेहरा बन चुकी थी। वो दूसरों को अच्छी सीख देती, वर्कशॉप करवाती और लड़कियों को हुनर भी सिखाती। मैं अक्सर उसे काम करते हुए देखता तो दिल में अजीब सी तसल्ली महसूस होती थी, जैसे कि सब कुछ अब अपनी जगह पर है। एक दिन फाउंडेशन में पुलिस की एक टीम आई। एक एसएचओ मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ और बोला, सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। उसे हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग से आज़ाद करवाया है। मैं खड़ा हो गया और कहा, उसे ले आइए।
वो लड़की अंदर आई, छोटे कद की, आंखों में डर। मैंने प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। उसने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, ये तुम्हारा घर है। पुलिस चली गई। माही ने अनामिका को रहने की जगह दी, नए कपड़े दिए। माही मेरे पास बैठकर बोली, अब तो यहाँ पर हर दिन एक नई अनामिका आती है। शायद भगवान ने इसी दिन के लिए आपको बचाया था। मैंने इस बात पर सिर हिलाया और कहा, शायद मुझे इसीलिए गुनाह में डुबो कर रखा, ताकि जब मैं लौटूं तो इन सब को संभाल सकूं। मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहते थे, आपका शरीर एड्स को रोकने के लिए लगातार लड़ रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत हमें हैरान कर रही है। मैं कहता, ये मेरा नहीं, बल्कि उन प्रार्थनाओं का नतीजा है जो मेरे लिए मांगी गई हैं। मैं जानता था कि जिंदगी की डोर अभी भी नाजुक है, लेकिन अब इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं था, बल्कि किसी के लिए जीने का कारण बन जाना था। मैंने फाउंडेशन के गेट पर एक तख्ती लगवाई और उस पर लिखवाया, ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्हें इस दुनिया ने ठुकराया है, लेकिन भगवान ने अपनाया है। और यही मेरे सफर की असली कीमत थी, भलाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा ताया की फैमिली इसी घर में रहती थी। सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए थे। दादा तो मर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक ही टेबल पर खाना खाया जाता था। मेरे पापा 4 भाई थे। मैं अपने पापा की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई। मेरे पापा भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे सब कजिन्स की शादियां हो चुकी थीं और काफ़ी कजिन्स की तो आपस में ही शादियां हुई थीं। लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में मौजूद नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे, क्योंकि हमारे दादा का घर ही बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा फैला हुआ आंगन था, वहीं सबकी शादियां अरेंज की जाती थीं। बहुत बड़ा सहन था। अब भी वो आंगन किसी हॉल की तरह बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेरे होने वाले दूल्हा बहुत ही खुशशक्ल नौजवान था, जिसका नाम आमिर था। मैं इस रिश्ते से बेहद खुश थी और शादी के बाद मुझे दुबई चले जाना था। दुल्हन बनाने के लिए मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई हुई थी। हमारे ताया अब्बू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाते थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं आमिर के साथ मंसूब थी। फ़ोन पर उससे बातें भी होती थीं, इसलिए दिल में आमिर की जगह बन जाना नेचुरल सी बात थी। कल ही वो मुझे फ़ोन पर कहने लगा, हिना, शादी का लहंगा मैंने तुम्हारे लिए खुद पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और वो सच ही कह रहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था, मेरी बहुत तारीफ़ की थी। मैं दुल्हन बनी बाहर स्टेज पर बैठ गई थी। मेरे सब कजिन्स ने ये इंतजाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा लगवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा, इसलिए दोनों तरफ स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कजिन्स और सहेलियां मुझे आमिर के नाम पर परेशान कर रही थीं। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे पापा ने कई बार मेरे ससुर को फ़ोन किए थे, लेकिन वो लोग बस यही कह रहे थे कि बस अभी हम निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की बहुत पाबंदी की जाती है। और उसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई थी, उसने तो जैसे हम सब पर कयामत ही तोड़ कर रख दी थी। वो कहने लगे, हम खुद बहुत परेशान हैं, ना जाने आमिर कहाँ चला गया है। हमें कब से उसी का इंतजार है। हम तो 10 बजे ही बारात लेकर निकल जाते, लेकिन आमिर कुछ देर का कहकर गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो लंबी से लंबी होने लगी थी। धीरे धीरे रात का 1 बज गया था। लोगों में अब बातें होने लगी थीं कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूं था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा हो। सब मेरे पापा से कहने लगे, ये लोग बहाने बना रहे हैं। लड़के की शादी उसके माँ बाप ने उसकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती करवाई होगी, तभी वो घर से भाग गया है।
अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया है। जिस लड़की की बारात ना आए उससे भला कौन शादी करता है। भाई आपकी बेटी से शादी करने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें बिहाने नहीं आता जिनकी बारात या तो वापस लौट जाए या फिर आए ही नहीं। हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को मनहूस कहा जाता है। मेरे पापा हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगने लगे थे। अपने पापा की हालत देखकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। वहाँ मौजूद मेहमान अब वापसी के लिए पर तोल रहे थे कि मेरे ताया ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। कहने लगा, ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल गया है। इसने हमें समझा क्या है, हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। हिना की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब लोग हैरान हुए थे। सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे हो रही थी, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बू कहने लगे, हिना का निकाह समीर से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितनी हैरान मैं थी उतना ही हैरान समीर भी था। वो मेरे पापा से बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था और मुझसे 4 साल छोटा था और मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे अप्पी अप्पी कहता था। अभी सिर्फ 15 साल का था। जब उसने ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अब्बू क्या हो गया है आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हिना अप्पी मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा और ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% ठीक थी, लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था हमारे घर में फैसला ताया अब्बू के ही चलते थे। उन्होंने बुरी तरह से समीर को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, ये हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन समीर ने साफ मना कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं था। समीर का इनकार करना था कि जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने समीर के मुंह पर मारा। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे बड़े पापा ने क्या कहा है। हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने कोई और बकवास की तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ के रख दूंगा। सारी औरतें सहमी हुई खड़ी थीं। मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का हक नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो खुद ही तमाशा बन चुका था। आमिर ने मुझे जलील करके रख दिया था। फ़ोन पर तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया है, जो एंड टाइम पर भाग गया था। समीर के पापा ने समीर को मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक और होंठ के करीब से खून बहने लगा था। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन मैं अपनी ज़बान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद ही अपने मुंह से इनकार कर देती। रोते हुए समीर ने निकाह किया था। मैं तो बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो इनकार का हक रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसलिए मैंने कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था। मैंने सोचा था कि समीर से कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है, बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब समीर की बीवी बनकर एक नाम नहिज रिश्ते के लिए घर पर बैठ जाऊंगी। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने ये कहा कि लड़का तो राजी नहीं है और ये ज़बरदस्ती की शादी है, ये शादी नहीं हो सकती। तो मेरे चाचा कहने लगे, इस बेवकूफ़ को क्या पता कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी अभी ये 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसका बली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। खैर, मेरा निकाह समीर के साथ हो चुका था। रोते धोते मेरी विदाई भी हुई थी। बदनामी तो हो ही चुकी थी, बस एक इज्जत की चादर से ढांप कर मुझे मेरी माँ ने समीर के साथ विदा कर दिया था। जैसे ही मैं समीर के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची यानी कि समीर की माँ मेरे पास आई और कहने लगीं, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के न आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का इसमें क्या कसूर था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवा दिया। मेरे बच्चे का सारा चेहरा मार मार कर सुझा दिया है। चाची के शिकवे जारी थे, लेकिन मैं क्या कह सकती थी। एक ज़बरदस्ती का बांधा गया रिश्ता था। और उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही थी, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थीं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा ये ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
चाची कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ। उसे नहीं पता सुहागरात में क्या करते हैं, इसलिए तुम भी उससे दूर ही रहना तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर चाची कमरे से बाहर चली गई थीं और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में? कुछ ही देर में समीर बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले ही तो वो मुझसे कह रहा था, अपी बताए ना आपके निकाह पर मैं कौन से कपड़े पहनूं। और उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े खरीदे भी थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र तो 15 साल की थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। डील डॉल अच्छा था, कद में भी ऊंचा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो समीर, छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं मायों बैठी हुई हूँ। अगर अम्मी और चाची को पता चला तो मुझ पर बहुत नाराज होंगी। कहते हैं मायों वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हो के? वो कहने लगा कि सब लोग शॉपिंग पर गए हैं और अभी मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे किस किस फंक्शन पर और कौन कौन से कपड़े पहनने हैं। तुम्हें तो पता है ना, तुम बताती हो मैं बे ही पहनता हूँ। समीर मेरे छोटे भाई हैदर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं हैदर की शॉपिंग के लिए जाती, समीर भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था। और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में ले गया था। अपना वार्डरोब खोलकर सारे हैंग किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए थे। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ नापी तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? वाइट कलर का 3 पीस सूट पहनूं या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा कि दुल्हन के भाई हो तो तुम्हें वाइट कलर ही पहनना चाहिए, और फिर हैदर भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना दूल्हा से ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा। अपना फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए वो मुझे तंग करने लगा था। मैंने कहा, मुंह धो लो अपना, दूल्हा से ज़्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। समीर जैसे ही कमरे में आया था, चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी अपी कि आप भी चुपचाप निकाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी समीर? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे मना करने पर तुम्हें क्या मिला बताओ? शक्ल देखो अपनी आईने में। जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, वही हाल मेरा होता। उसके बावजूद भी ताया हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाएं। मैंने समीर के मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, समीर ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो गुस्से से बिखरा हुआ था। कहने लगा, ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई और दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़ के करवा दिया। यूं भी जबरदस्ती के रिश्ते किए जाते हैं भला? मेरी कोई उम्र थी शादी की? मैंने तो तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। अब भी कहता हूँ मैं तुम्हें। ताया अब्बा को ये भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं? पकड़कर मुझे अपनी ही बहन का पति बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर बात तो उसकी ठीक थी। मुझे उसकी बात सही लग रही थी, क्योंकि मैंने कभी हैदर और समीर में फ़र्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने भी आया करता था और मैं उसके कान तक खींच देती थी। जब वो टेस्ट याद नहीं करता था तो मैं उसकी अच्छी खासी खिंचाई कर देती थी। और अब ताया अब्बा के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर आमिर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं यही सोच रही थी जब समीर की आवाज़ पर चौंकी थी। समीर ने कहा कि तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे अपने बेड पर सोने की आदत है। खैर मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने अपनी शादी के हवाले से? कितने सपने सजाए थे मैंने अपनी शादी के लिए। कोई बिना वजह बताए इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है जो आमिर ने मुझे दी थी। अगले दिन रात को ताया अब्बू ने समीर को अपने कमरे में बुलाया था। लगभग 2 घंटे के बाद वो कमरे में वापस आया था और बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या हुआ? ताया अब्बू ने तुमसे जो क्या कह दिया जो तुम इतने गुस्से में हो? वो कहने लगा, साला बुढ़ा सठिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। समीर इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बू के बारे में बात करते हुए सारे अदब लिहाज भूल गया था। मैंने कहा, समीर इधर बैठो। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और सोफे पर बैठा दिया। पानी का गिलास उसे दिया।
पानी पीने के बाद ही वो कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा है ताया अब्बू ने? कहने लगा, ताया अब्बू कहते हैं अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। अब तुम्हारी शादी हिना से हो गई है तो वो तुम्हारी बीबी है और तुम दोनों के बीच में अब कोई दूरियां नहीं रहनी चाहिए। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताया अब्बू की सोच पर अफसोस हुआ था। समीर की हालत ऐसी थी कि वो अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ अपी, आप ही सबको समझाएं, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 15 साल का लड़का रिश्ते की नजाकत को समझ ही नहीं पा रहा था और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम ताया अब्बा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। बस कमरे के अंदर हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वो मेरी बात मान गया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताया अब्बा का एक नया हुक्म आ गया। कहने लगे, समीर आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगे। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं समीर के साथ ही बैठी हुई थी। वो कहने लगा, क्यों ताया अब्बू, मेरे पेपर होने में बस कुछ ही महीने रह गए हैं। वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर हिना की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे और सारे वर्कर्स से काम करवाओगे। बाकी के मामले भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने ताया अब्बा की बात पर मुंह खोला था। मैंने कहा, बड़े अब्बा, ये तो ज्यादती होगी, आपने जो फैसला हमारे लिए किया हमने वो स्वीकार किया है, लेकिन प्लीज समीर को अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। मेरी बात सुनकर ताया अब्बू मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं कि बुजुर्गों को अपने मशवरे दें, उसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा। खैर, समीर कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे समीर के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। हैदर भी उसी की उम्र का था और कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलने जाता था, लेकिन समीर की ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। वो फैक्ट्री से सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता और अपनी किताबें खोल कर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फ्री होकर कमरे में आती तो वो बेड पर किताबें बिखराए बैठा होता। मुझे देखकर झुंझलाते हुए कहता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती अपी, जल्दी से मुझे समझाओ ना कि ये सवाल कैसे होगा। मैंने एमकॉम किया था और समीर भी वही पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ा देती थी ताकि वो पेपर अच्छे दे सके। जिन दिनों उसके पेपर थे, बड़े चाचा के कहने पर समीर को फैक्ट्री से बस इतनी ही छुट्टी मिली थी कि वो जाकर अपने पेपर दे सके। उन दिनों समीर आधी आधी रात जाकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार तो वो बेड से टेक लगाए किताब पकड़े पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि वो आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट कर सो जाऊं। लेकिन जैसे ही समीर नींद की शिद्दत की वजह से सोने लगा था, इसलिए नींद की वजह से वो मेरी गोद में गिर गया था और फिर वहीं सर रखे रखे सो गया। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतजार में थी कि उसकी तैयारी पूरी करवा कर सो जाऊं, समीर की इस हरकत पर बुरी तरह चौंक उठी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल पहली बार धड़का था उसको इतने करीब देखकर। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो अच्छे खासे डील डॉल का लड़का था, इसलिए मेरे हिलाने झुलाने पर जरा भी नहीं खिसका था। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा था। मैं बैठ के किराउन से सर टिकाए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात गहरी नींद में भी मुझे होश नहीं रहा था। जब सुबह की अलार्म पर मेरी आँख खुली तो मैं समीर के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। उसका एक हाथ मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की सरसराहट मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से पीछे हटी थी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए जल्दी से अपने बाल समेटे और उठकर बैठ गई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की। शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नज़रें न मिला पाते। मैंने समीर को जगाया तो वो उठकर नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच अपी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगा लिए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए। मुझे ये लगने लगा था जैसे मेरे अंदर के जज्बात ना चाहते हुए भी बदलने लगे थे,
ना चाहते हुए भी मैं समीर के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था, उसमें बचपना और लापरवाही भरी हुई थी। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए वो अचानक ही मेरे गले लग गया था। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ अपी, और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे गले लगे वो ये सब कह रहा था। मैं फ़ौरन उससे पीछे हट गई थी। बीकॉम करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका बीबीए करने का इरादा था। फैक्ट्री में भी वो भरपूर ध्यान दे रहा था, इसलिए तायाबू ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे लाकर वो मेरे हाथ पर रख देता, कहता तुम संभाल कर रखो, जब ज़रूरत होगी तो मुझे दे दिया करना। उसके रिजल्ट देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हम अब भी दोस्तों की तरह रहते थे। वो अब भी मुझे अप्पी कहता और मैं भी उसे अपना दोस्त ही मानती थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझे पूछता आज क्या पहनकर जाऊं, जिससे कि सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। नया नया यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, इसलिए अब उसकी बातें और उसके हाव भाव बदलने लगे थे। मैंने मुस्कुराकर उसे एक अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे दी। मैंने कहा, ये पहनो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले कुछ महीनों से समीर के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आने लगी थी। बहुत खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल बुझ सा गया था। हालांकि हमारे बीच ये पहले से तय था कि हम इस रिश्ते को नहीं निभाएंगे, हमेशा अपने पुराने रिश्ते को ही निभाएंगे। तो समीर को हक था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र की लड़की को शामिल कर सकता था। हालांकि मैं जानती थी वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। इसलिए मुझे अपने मोबाइल से वो मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखाने लगा। मुझसे पूछने लगा, बताओ कैसी है। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, अपी तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बू मान जाएंगे, कोई फसाद तो नहीं करेंगे ना। मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उन पैसों से इंस्टॉलमेंट में एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला पूरा होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। फिर तुम उस लड़की से शादी करके उस फ्लैट में रख लेना। समीर को मेरा मशवरा अच्छा लगा था और उसने ऐसा ही किया था। जैसे ही उसका बीबीए कंप्लीट हुआ वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। मुझसे कहने लगा, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने सानिया के घर जाओगी। मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से जाऊँगी समीर। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं सानिया को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता नहीं सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता सानिया से तय कर दो तो यकीन मानो, एक बार सानिया से शादी होने के बाद मैं मम्मी पापा को मना लूँगा। खैर, समीर के कहने पर मैं सानिया के घर गई थी। समीर का रिश्ता मांगने मैं समीर की कजिन की हैसियत से गई थी और रिश्ता भी पक्का कर आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि समीर सानिया को शादी के बाद अलग घर में रखेगा तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा था, मेरे सर में दर्द भी रहता था। औरत के लिए शब्द सौतन शायद हमेशा ही दर्द का कारण बनता रहा है। ऐसी ही तकलीफ से मैं भी गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हुई तो समीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं समीर के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी कि अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर टकराई थी। व्हीलचेयर खींचने वाला वार्ड बॉय मुझसे बार बार माफ़ी मांगने लगा। वो थोड़ी देर बाद जा चुका था, शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी मेरे होश उड़ गए थे। व्हीलचेयर पर बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि आमिर था, जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, है ना तुम। मैंने कहा, आमिर तुमने मुझे बेमौत मार दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी। अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी। मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और पिछले 4 साल से मैं कोमा में था। बस कुछ महीने पहले ही होश में आया हूँ और जब होश में आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कजिन से कर दी। मेरे साथ साथ इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। समीर को देखकर वो कहने लगा, है ना, मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समीर का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी। पूरे रास्ते मैं रोती रही थी। समीर एकटक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। कहने लगा, शादी करना चाहती हो आमिर से, क्या उससे अब भी मोहब्बत करती हो।
मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है मैं उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए समीर, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैंने रोते हुए कहा था। समीर बोला, मैं अपने साथ तुम्हें अपने अलग फ्लैट में लेकर जाऊंगा और फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके आमिर से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब आमिर कहीं भी नहीं है। बस अपना नाम मुझसे मत छीनना। मैं जी लूंगी तुम्हारे नाम के साथ पूरी जिंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जिएंगी सिर्फ मेरे नाम पर। मैं उसे देखती रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाजा नहीं है समीर, वो जी लेती है। घर आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज बन चुकी थी क्योंकि नेचुरल ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। समीर बहुत जल्द सानिया से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी न दिखाता। रात को जब समीर कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पर जाकर सो जाऊं। कहने लगा, हिना, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से सिर्फ हिना सुनकर हैरत हुई थी क्योंकि इससे पहले वो मुझे अपी कहकर बुलाया करता था। खैर, मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फौरन क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी देती थी, मेरे कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी छोटी से छोटी बात भी मान लेती हो। इनकार नहीं करती हो, आखिर क्यों? मैंने कहा, रिश्ते बदल गए हैं। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने सानिया से शादी करने से इनकार कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ उसके सर पर रुक गया था। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाएगी, ना ही शायद मुझे उससे इतनी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का। वो कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो। हिना, बोलो, जवाब दो। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और उठकर भी बैठ गया था। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर खड़ा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अब्बू के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सजा बनाऊं? इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगाए थे। मेरा दिल जोर से धड़का था। मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की भी हकदार हो, ये कहकर उसने मेरे बालों को क्लेचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था हिना कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो हिना। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद इम्प्रेस करता होगा, लेकिन उसकी वफ़ाएं उसे खरीद लेती हैं, और तुम्हारी वफ़ा ने मुझे खरीद लिया है। ये कहकर समीर मेरे करीब आ गया था और मुझे बाहों में समेट लिया था। मेरे रोते सिसकते दिल को एकदम सुकून आ गया था और मैंने सुकून से अपना सर समीर के चौड़े सीने से टिका दिया था। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाजा समीर को शायद अब हो चुका था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफ़ा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफ़ा से यूं ही पिघल जाता है जैसे कि समीर? दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं इस वक्त साथ वालों की दीवार फलांगने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हमारी गेंद उनके घर चली गई थी और नीचे उनके गेट पर ताला लगा हुआ था। इसलिए मैंने अपनी छत से उनकी छत पर फलांगने की कोशिश की। इस कोशिश में मेरे घुटने और कोहनियाँ छिल गई थीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश में लगी हुई थी और बहुत मुश्किल से मैं दूसरी तरफ उतरी। अपनी बॉल ढूंढकर दोबारा अपनी छत पर फेंकी और फिर बहुत मुश्किल से उस तरफ से चढ़कर दोबारा अपने घर की तरफ कूदी थी। मेरा मिशन कामयाब हुआ था। जितने भी बच्चे वहाँ पर मेरे साथ खेल रहे थे वो सब मोहल्ले के बच्चे थे और रोज़ मेरे साथ खेलने के लिए आते थे। उन सबको मैं अपने घर खेलने के लिए बुला लेती और फिर उनके साथ घंटा घंटा भर खेलती रहती। उनकी माँ को भी खबर होती थी, लेकिन जब उन्हें ज़्यादा समय लग जाता तो उनकी माएँ बारी बारी डांट डपट कर उन्हें ले जाती। उनके जाने के बाद मैं भी थक हार कर लेट जाती और फिर थोड़ी देर के बाद किसी नई शरारत में लग जाती। मैं ऐसी ही थी, हर वक्त शरारती और शौक चंचल। मैं टिककर बैठना जानती ही नहीं थी। मेरी नानी कहा करती थी कि तुम में कोई पारा भरा हुआ है, इसी वजह से तुम टिककर नहीं बैठती हो। नानी की बात सुनकर मैं हंस देती और कहने लगती, नानी, इसी का नाम तो जिंदगी है।
नानी मुझे नसीहतें करती रहती कि लड़कियों को हमेशा सुलझे हुए अंदाज में रहना चाहिए, उन्हें इस तरह उछल कूद नहीं करनी चाहिए, इस तरह उन्हें जमाना अच्छा नहीं समझता। नानी अक्सर मुझे ये नसीहतें करती रहती, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और अक्सर अपनी नानी के गले में बाजू डालकर उन्हें गाल पर प्यार कर लेती और नानी का गुस्सा एकदम से झाग की तरह बैठ जाता था। वो भी क्या करती, उनकी तवज्जो सिर्फ मैं ही थी। दरअसल मेरी पैदाइश के समय ही मेरी माँ मर गई थी, इसलिए पापा के घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। पापा मुझसे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन मुझे देखकर उन्हें मेरी माँ की याद आती थी। इसलिए शुरू से ही मेरी नानी ने ही मुझे संभाला था और फिर पापा की इजाज़त से वो मुझे अपने साथ अपने घर ही ले आईं। मामा और मामी के साथ रहते हुए नानी ने मुझे पाल पोस कर जवान किया। हालांकि मामी को मेरा इस तरह यहाँ पर रहना पसंद नहीं था। वो अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती और नानी के साथ लड़ाई झगड़ा करती। उनका कहना था कि मामा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो यूं दूसरों के बच्चे पालती फिरें। घर का खर्चा पूरा करने में मुझे दिक्कत होती है। मामी अक्सर नानी के साथ उलझी रहती, लेकिन नानी का कहना था कि मेरे पति की पेंशन आती है और मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी, इसलिए मेरे लिए फिक्र मत करो। लेकिन मामा इस सारी बातों के बीच खामोश तमाशाई थे। पहले दिन से लेकर आज तक नानी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। यूं नानी की बेतहाशा लाड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा शरारती हो गई थी। कुछ अपने अंदर के अकेलेपन और तन्हाई को दूर करने के लिए भी मैं शरारतें करती रहती। मेरे मामा मामी अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने ही नहीं देते थे। वो अपने बच्चों को मना करते कि इससे बात ना करें। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनसे उलझ पड़ती। फिर नानी मुझे समझाती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि मैं मामी के साथ लड़ने पहुंच जाती थी। मामी भी बेभाव की सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तो पलटकर खबर तक नहीं ली और दूसरी शादी रचाकर बैठ गया है, जबकि उसे पता था कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुम्हें यूं तुम्हारी नानी के सर पर डालकर अपने हाथ झाड़ कर बैठ गया है। मामी के मुंह में जो आता वो मुझे बोल देती और मैं एकदम अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से हट जाती। उसके बाद मैं या तो छत पर आकर बैठी रहती या फिर अपनी पसंदीदा जगह पिछले आंगन में जाकर बैठ जाती। मैं अपनी हैसियत को अच्छी तरह पहचानती थी। मैं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो हालात अलग होते, लेकिन पापा ने मुझे नानी के हवाले करके दोबारा मेरी खबर भी नहीं ली थी। बाद में किसी रिश्तेदार से ही पता चला था कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। नानी ने अपने तौर पर यह खबर मुझसे छुपाई हुई थी, लेकिन मैंने सुन लिया था। मैंने नानी के सामने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। अफसोस तो नानी को भी था, क्योंकि कुछ दिन तक नानी मुरझाई हुई सी रही थी। मैं तो पहले भी अपने पापा का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अब इस हादसे के बाद दोबारा कभी मैंने उनके बारे में नहीं पूछा था। हाँ, दिल ही दिल में मुझे वो याद आते थे। उनकी तस्वीर नानी के पास पड़ी हुई थी। मेरी माँ की शादी की तस्वीरें, उनके बाद की काफ़ी तस्वीरें मौजूद थीं, जिन्हें मैं देखती तो एक एक जख्म रिसने लगता। मैं खुद से ही शिकवा करती कि आखिर मैं इस दुनिया में आई ही क्यों। लेकिन फिर मैं दुनिया दिखावे को ही शरारती और एकदम अपनी मौज मस्ती में रहने वाली मारिया बन जाती। नानी कहती कि मेरी पैदाइश से पहले ही मेरी माँ ने मेरा नाम सोच लिया था। उनका कहना था कि अगर बेटी हुई तो मारिया नाम रखूंगी, और जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी ने मेरा नाम मारिया रख दिया, क्योंकि ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी। मुझे अपने नाम से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि ये नाम मेरी माँ का दिया हुआ नाम था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे नानी मुझे गाहे बगाहे समझाती रहती। उनका कहना था कि लड़कियों को हमेशा अच्छे ढंग में रहना चाहिए, उन्हें धीरे बोलना चाहिए, धीरे हंसना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, घरदारी में निपुण होना चाहिए। लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अपने साथ खिलाती रहती और उनके साथ खूब शोर मचाती। नानी मेरी इस आदत से बहुत चिढ़ती थीं, लेकिन मुझे रोक नहीं पाती थीं। वो बच्चे भी जैसे इंतजार में होते, मैं जैसे ही उन्हें पुकारती वो सब के सब भागे चले आते। उन्हें भी मेरे साथ खेलने का इंतजार रहता था। हम इसी छत पर खेलते रहते, लेकिन आज बच्चे मुझसे कहने लगे कि हमारी गली में जिस घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर अब फल आने लगे हैं। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद थे और मैं अक्सर जब भी वहाँ पर फल आते तो चोरी छुपे जाकर तोड़ लेती। आज भी मैंने बच्चों की बात सुनी और उन्हें अपने साथ शामिल करके अमरूद वाले घर की तरफ बढ़ गई। हालांकि नानी ने मुझे कई बार मना किया था कि वहाँ से जाकर अमरूद मत तोड़ा करो, उस घर में कोई नहीं जाता, बरसों से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मैं क्या करती, मेरी जबान को अमरूदों का चस्का लगा हुआ था
और इतनी बड़ी होने के बावजूद मैं इसी तरह की बचकाना हरकतें करती थी। अब भी मेरी नानी की नसीहत को मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। मैंने नीचे से 2-3 पत्थर मारे लेकिन अमरूद नहीं टूटे। अब मैं सोच रही थी कि किसी तरह से पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं और फिर मैंने एक बच्चे की पीठ के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर हाथ रखा और उछलकर दीवार पर बैठ गई और फिर उस पेड़ के ऊपर से अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगी। जब मैंने देखा काफ़ी सारे अमरूद जमा हो गए हैं तो मैं नीचे कूदी और बच्चों को लेकर वहाँ से भाग आई। घर आकर हम सीधे छत पर चले गए थे और वहाँ बैठकर अपने दुपट्टे से अमरूदों को साफ कर करके खाए। उस जैसे मज़ेदार रसीले अमरूद कहीं और नहीं मिलते थे। अभी उन्हें खाते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी देर में ही शाम होने लगी थी। मैंने सब बच्चों को घर जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी माँ की खास नसीहत थी कि शाम होने से पहले पहले बच्चों को घर भेज दिया करो। इसलिए बच्चों को भेजकर सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे आई और जैसे ही सीढ़ियों का गेट बंद करने के लिए पलटी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। मुझे लगा शायद कोई बच्चा ऊपर छत पर रह गया है, लेकिन मैंने दोबारा आंखें झपकाकर देखा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। मैं वापस नानी के पास चली गई। नानी उस समय किचन में खाना बना रही थीं। मुझे नानी को इस उम्र में भी काम करते देखकर बहुत दुख होता था। मेरी नानी इस उम्र में भी मेरे लिए अपने लिए अलग खाना बनाती थीं। जब से मामी ने उन्हें ताने देना शुरू किए थे तब से नानी मेरा और अपना खाना खुद अलग बनाती थीं। हालांकि मैं 15 साल की हो चुकी थी लेकिन अपने बचपने की वजह से मैं अभी तक किचन में नहीं जाती थी। नानी लाड प्यार में मुझे समझाती तो थी लेकिन कभी उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की थी, इसलिए मैं नानी की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाती थी। अब भी नानी खाना बनाकर लेकर आई तो मैंने और नानी ने मिलकर खाना खाया। एक बात तो मानने वाली थी कि नानी के हाथ में बहुत ही स्वाद था। खाना खाकर नानी सोने चली गई, इसलिए मैं टीवी लगाकर बैठ गई। कुछ ही देर टीवी देखते हुए गुजरी थी कि अचानक मुझे अपनी आंखों के सामने एक काला सा साया महसूस हुआ। मैंने हाथ से साये को पीछे झटका लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने कोई साया है। मुझे लगा शायद मुझे नींद आ रही है इसलिए आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर टीवी देखते रहने के बाद मैंने टीवी बंद किया और छोटी लाइट ऑन करके सोने के लिए चली गई। हालांकि मैं रात के 12 बजे तक करवटें बदलती रहती थी लेकिन नींद नहीं आती थी। आज भी मैं सोने के लिए लेट गई लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एकदम ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है। नानी के अलावा मेरे कमरे में और कोई नहीं आता था। मैंने आवाज़ लगाई, नानी क्या आप हो? लेकिन मेरे आवाज़ लगाने पर कोई भी नहीं बोला था तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैं एकदम डर सी गई थी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम खाली था। मैंने नज़रें घुमाकर देखा, मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे किसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और इसीलिए नानी के पास चली आई। नानी ने मुझे ऐसे बेवक्त अपने पास आते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मारिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने नानी से कहा कि दरअसल मैं डर गई हूँ, अब नींद भी नहीं आ रही, इसीलिए आपके पास चली आई। मुझे पता था अभी आप जाग रही होंगी। नानी ने हाँ में सर हिला दिया और इशारे से मुझे अपनी गोद में सर रखने के लिए कहा। मैंने नानी की सर में गोद रखा तो नानी मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगीं और धीरे धीरे कुछ पढ़ पढ़ कर मेरे ऊपर फूंकती रहीं। मुझे एकदम बहुत सुकून का एहसास हुआ और मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद मैं नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। अगले दिन मैंने स्कूल से आकर दोबारा बच्चों को इकट्ठा किया और छत पर खेलने चली गई। मैं अब 10वीं क्लास में पढ़ती थी और मेरे इम्तिहान भी सर पर थे। नानी अक्सर मुझे डांटती रहती और कहती कि पहले इम्तिहान पास कर लो, उसके बाद चाहे जितनी भी लंबी छुट्टियां हों खेलती रहना। लेकिन नानी की बात का मुझ पर कम ही असर होता था। अभी अभी मैं अपनी पढ़ाई की टेंशन भुलाए छत पर बच्चों के साथ खेल रही थी कि एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत की सीढ़ियों पर फिर कोई बैठा है। मैंने अपनी पलकों को झपकाकर दोबारा देखा तो अब वहाँ पर कुछ भी न था, लेकिन तब तक मेरा ध्यान खेल की तरफ से हट चुका था और इतने में मैं आउट हो चुकी थी। बच्चों ने मिलकर शोर मचा दिया क्योंकि मैं बहुत ही कम आउट होती थी। बच्चे मुझे जब भी आउट करते तो बहुत खुश होते। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आउट होकर बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने बच्चों के साथ बहस भी नहीं की थी। मेरा ध्यान सीढ़ियों पर बैठे उस आदमी की तरफ था जो पहले दिखाई दे रहा था लेकिन अब वहाँ पर नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, ना जाने वो मुझे नजर आया भी था या बस मेरी आंखों का धोखा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? कई दिन तक मैं इसी उलझन में रही, लेकिन फिर सब कुछ झटक दिया क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे इम्तिहान भी शुरू हो गए और मैं अपने सारे गेम भुलाए
पढ़ने में बिजी हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में ऐसी गलती नहीं करती थी। भले सारा साल मैं खेलती रहती, लेकिन पेपरों के दिन मैं पूरी जान लगा देती थी। मेरा दिमाग बहुत तेज था, इसलिए मैं आखिर में ही मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। पेपर मैं दिन रात मेहनत की और जैसे ही पेपर ख़त्म हुए तो मैंने सूख का सांस लिया और अब दोबारा से मेरी वही शरारतें शुरू हो चुकी थीं। मैं थी, मेरी नानी थी और मेरी शरारतें थीं। एक दिन मेरी नानी कहने लगी, तुम अब थोड़ा सीरियस रहा करो, अब तुम बड़ी हो रही हो, लेकिन तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो। मैंने हंसते हुए कहा, नानी भला मैं क्यों बदलूं, मुझे तो ऐसे ही रहना है। और आप आज कड़ी पकौड़ा बना लें, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैंने नानी को साथ लगाई ये फरमाइश दाग दी। नानी ने उस वक्त इनकार कर दिया, कहने लगी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद बनाऊंगी। तुम कौन सा मेरी बात मानती हो जो मैं फौरन तुम्हारी बात मान लूं। लेकिन शाम को जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे सामने कड़ी पकौड़े की प्लेट सजी हुई थी। मैंने शरारतन नानी की तरफ देखा और पूछा, नानी कड़ी तो कुछ दिनों के बाद बनी थी। तो नानी कहने लगी, अरे वो तो मेरा भी दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है, तेरे लिए कुछ दिन बाद ही बनाऊंगी। ऐसा ही जवाब दिया तो मैं खिलखिलाकर हंस दी थी। अगले दिन दोपहर का समय हुआ और मेरे मोहल्ले वाले सब दोस्तों के आने का समय था। इतने में गेट की बेल बजी तो मैं फौरन गेट की तरफ भागी थी। नानी ने पीछे से आवाज़ भी दी कि धीरे चलो, लेकिन मैं गेट के पास जाकर ही अपनी ब्रेक लगाई थी। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गली वाले बच्चे खेलने के लिए आए होंगे, लेकिन सामने देखकर मेरे हैरत की हद ना रही। वहाँ पर गली वाले बच्चे नहीं, बल्कि एक जवान खूबसूरत लड़का खड़ा था। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से दुपट्टा ठीक करके एक तरफ को हो गई। मैंने पूछा, किससे मिलना है। उसने 2 मकान छोड़कर मिश्रा अंकल के बारे में पूछा तो मैंने कहा, हाँ, वो 2 घर छोड़कर ही उनका मकान है। ये सुनकर वो आगे की तरफ चल दिया। उसके चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। इतने में नानी की आवाज़ आई कि दरवाजे पर कौन था। मैं उन्हें ये कहती हुई ऊपर छत पर चली गई कि कोई लड़का मिश्रा अंकल के बारे में पूछ रहा था। छत पर आकर भी मेरे दिमाग में वही लड़का सवार था जो मुझे देखा भाला लग रहा था। मैं इधर उधर टहलने लगी और फिर अचानक मेरी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी थी और मुझे हैरत का तेज झटका लगा जब मुझे याद आया कि मैंने उस लड़के को कहाँ देखा था। दरअसल वो लड़का कुछ दिन पहले सीढ़ियों पर ही तो बैठा हुआ था और उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी, मुझे यही लगा कि वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ आदमी ही था, इसीलिए तो वो मुझे देखा भाला लगा था। लेकिन ये सोच कर ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई थी कि अगर गेट पर आने वाला लड़का और सीढ़ियों पर बैठा हुआ लड़का एक ही था तो फिर उस दिन हमारे घर पर कैसे आया। और अभी सीढ़ियों की तरफ देखते हुए भी मुझे फिर से डर महसूस हो रहा था। इसलिए जैसे ही बच्चे खेलने के लिए आए तो मैंने पहले से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैंने उन्हें भगा दिया और नीचे नानी के पास चली आई। नानी ने जो मुझे यूं इस समय देखा तो हैरान हुई और कहने लगी, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है। मैंने सुस्ती से एक तरफ बैठ गई और कहने लगी, नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस ना जाने दिल क्यों उदास हो रहा है। मेरी बात सुनकर नानी मेरे करीब चली आई और मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं जानती हूँ तू अंदर से क्या महसूस करती है, तुझे अपने आप से बहुत सारे गिले हैं, तुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरी माँ को कुदरत ने हमसे छीन लिया और तेरा बाप खुद ब खुद तुझसे दूर हो गया। मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि तुझे भरपूर मोहब्बत और ध्यान दूँ, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत और तवज्जो में कोई कमी है, इसीलिए तू उदास उदास रहती है। नानी की बात पर मैं तड़प कर उनके साथ लग गई और कहने लगी, नहीं नानी, ऐसी बात नहीं है, असल में आजकल मैं कुछ उलझन का शिकार हूँ। एक चेहरे को देखकर ऐसा लगा था जैसे उसे पहले कहीं देखा है, बस इसी बात पर उलझी हुई थी। नानी कहने लगी, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हो सकता है तुमने वाकई उसे देखा हो, या ये भी हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और इधर उधर की बातों में नानी का ध्यान बटाने लगी। लेकिन अगले दिन का सूरज मेरे लिए फिर से हैरत का तेज झटका लेकर उगा था। जब सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही बेल बजी, जब मैं देखने गई तो सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि ना तो अंदर आने का कहा और ना ही उनसे कोई बात की, बस खड़े खड़े उन्हें देखती रही। फिर वो कहने लगे, तुम मारिया हो ना। उनके कहने पर मैंने एक बार हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी मैं मारिया हूँ, और चुपचाप वापस अंदर की तरफ चली गई। गेट मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था वो अंदर ही आएंगे। उस वक्त मैं अजीब सी हालत का शिकार थी। मुझे अपने पापा का इस तरह आना समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो इतने समय के बाद यहाँ पर क्यों चले आए।
जब उन्होंने इतना समय मुझे भुलाए रखा तो फिर अब वो क्या करने आए थे? मैं अजीब सी हालत का शिकार हो रही थी। मैं अपने कमरे में थी जब नानी मेरे पास आई थीं। वो भी बहुत उदास लग रही थीं, आंखों में नमी भी थी। कहने लगीं, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उनके साथ बाहर लॉन्ज में चली आई। जैसे ही मैं बाहर लॉन्ज में आई, पापा एकदम उठकर मेरे पास आए थे। शायद वो मुझे गले लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। पापा मेरा ये सर्द रवैया देखकर चुप हो गए और उनके चेहरे पर एक साया सा ठहर गया था। मैं वहीं खड़ी रही। कुछ पल वो मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, मारिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की है। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे मेरी उन गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। उन्होंने तो एकदम ही मुझ पर बम फोड़ दिया था। मैंने जल्दी से नानी की तरफ देखा। नानी के हाव भाव भी मुझसे कुछ अलग नहीं थे। मैं पापा के साथ नहीं जाना चाहती थी और यही बात कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। तो थोड़ी देर के बाद बाहर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई। सामने ही मामी और नानी आमने सामने खड़ी थीं। मामी ने मुझे देखा तो गुस्से से कहने लगीं, लो आ गई नवाबजादी। अब जब इसका बाप इसे लेने के लिए आया है तो आपने इसे भेजा क्यों नहीं? आप इसको क्यों सीने से लगाकर बैठी हैं? आप जानती हैं महंगाई के इस जमाने में अपने ही बच्चों का खर्चा पूरा करना इतना मुश्किल काम है, और आप हैं कि दूसरे के बच्चों को सीने से लगाए बैठी हैं। कब तक ये हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में चली आई। मामी हमेशा ही मेरे साथ इसी तरह से पेश आती थीं और आज उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही दिल दुखा रहा था। उसके बाद ना मैंने खाना खाया और ना ही अपने कमरे से बाहर निकली, और तब नानी मेरे पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगीं, तुम्हारी मामी तो बस ऐसे ही करती रहती हैं। तुम उसकी बातों पर दिल छोटा मत करो। खाना नहीं खाओगी तो मैं भी भूखी रहूंगी। नानी ने जबरदस्ती मेरे मुंह में रोटी के कुछ निवाले दिए थे, जिन्हें मैंने मुश्किल से ही निगला था। आज तो मुझे हर चीज़ बुरी लग रही थी, और ख़ास तौर पर मामी का बार बार मुझे खाना खिलाने का ताना देना, ये बात मुझे बहुत बुरी तरह से चुभी थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं इस घर में बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अगर पापा के साथ मैं चली जाती तो ना जाने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या सलूक करती। मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर बिन देखे बिन जाने मुझे उससे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। आखिर वही तो थी जिसने मेरे बाप को मुझसे दूर रखा था, और उसकी वजह से ही तो पापा मुझसे कभी मिलने नहीं आए थे। यही सोचकर मेरा दिल गुस्से से फटने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। इतने टाइम तक उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो अब उन्हें मेरी याद क्यों आई थी? मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं वहाँ गई भी तो अपनी सौतेली माँ का जीना हराम करके रख दूंगी। मैं जानती थी कि नानी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं और नानी कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती थीं। उन्हें मुझ में अपनी बेटी का चेहरा नजर आता था, और मेरा भी यही फैसला था। कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी पापा की बात नहीं मानूंगी, चाहे मामी मेरे साथ कैसा ही रवैया क्यों न रखें। ये फैसला करके मैं सुकून से सो गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मामी हर वक्त खामोशी से गुस्से से मुंह फुलाए रहती थीं। वो ना तो नानी से सीधे मुंह बात करती और ना ही मुझसे बात करती थीं। अब तो मामा भी मेरे रहने से झुंझलाने लगे थे। मामा दबे शब्दों में नानी से कहते कि आप इसे अपने बाप के घर क्यों नहीं भेजती? आखिर कब तक हम यूं ही जवान पराई लड़की की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? मामा की बात सुनकर नानी गुस्से से बोली कि किसी पराई की नहीं है, वो मेरी नवासी है, मेरी बेटी की बेटी है। तुम भी अपनी बीवी की जबान बोलने लगे? उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी बहन की औलाद है। और तब मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने नानी से कहा, मुझे अपने पापा के घर जाने दें। कब तक आप मामा और मामी से बातें सुनती रहेंगी? नानी ने मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुम दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। उस दिन भी मैं आदत के अनुसार बच्चों के साथ छत पर खेलने में बिजी थी। मुझे आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था, और मैंने ये भी नहीं देखा कि सामने छत पर खड़ा लड़का कितनी देर से लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसी समय मामी छत पर आईं। उन्होंने इस मंजर को बहुत गौर से देखा। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैंने यूं अकेले मुस्कुराते उन्हें देखा तो मुझे ये बात कुछ अजीब लगी थी, क्योंकि मामी तो हर वक्त गुस्से में रहती थीं। रोजाना कॉलेज से वापस आने के बाद मैं छत पर बैठकर बच्चों के साथ खेलती थी। कभी अमरूद खाती तो कभी कच्ची कैरी खाती, कभी छुपन छुपाई खेलती। इतने में वो लड़का भी लगातार अपनी छत पर घूमता रहता था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था।
उस दिन भी हम मिलकर अमरूद खा रहे थे जब मेरे पास एक बच्चा आया और कहने लगा, ये खत आपको उस लड़के ने दिया है। ये देखकर मैं परेशान रह गई। मैंने जब उस लड़के की तरफ देखा तो वो इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना देखे खत को फाड़कर फेंक दिया। मेरी तरफ से उसके लिए एक बेहतरीन जवाब था। अब मैंने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत ही कम छत पर जाती थी। मैंने ये बात नानी को नहीं बताई थी। मेरे लिए ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी और मैं ये बात नानी को सुनाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मेरे लिए ऐसे मौसम का मज़ा छत पर जाकर ही दोगुना हो जाता था। जब मैं छत पर गई तो हमेशा की तरह बेनियाज थी। कुछ ही देर बाद मेरे पास एक पत्थर आकर गिरा। मैंने सर उठाकर देखा तो वो लड़का मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने पत्थर पर एक कागज लपेट कर मेरी तरफ फेंका था। उसी वक्त मामी और मामा ऊपर आ गए। उन्होंने ये मंजर देख लिया था। मेरे मामा और मामी की तरफ मेरी कमर थी, जबकि वो लड़का उन दोनों को देखकर नीचे भाग गया था। मैंने पत्थर उठाकर वो कागज खोला तो उस पर लिखा हुआ था, तुम इतने दिनों से छत पर नहीं आ रही थीं। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ और तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। तभी मामा ने मेरे हाथ से वो खत छीना और उनके चेहरे के हाव भाव गुस्से के मारे बदलने लगे थे। वो मुझे हाथ से खींचते हुए नीचे लेकर नानी के पास आए। कहने लगे, देख लें आप अपनी लाडली के करतूत, ये क्या गुल खिला रही है। नानी ना समझी से हम लोगों की तरफ देखने लगी। मामा ने अपनी आंखों देखी तमाम कहानी नानी को बताई। नानी किसी भी तरह इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं थी और मैं बेगुनाह होते हुए भी सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई थी। तब मामी को भी खूब मौका मिल गया था। वो बढ़ चढ़कर मुझे बुरा भला कहने लगी। मामा ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसको इसके बाप के घर भेज दें। तब नानी ने मजबूरन रोते हुए पापा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अपनी अमानत अपने घर ले जाओ। वो पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी थी। मैं रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। मेरी आंखें सूज चुकी थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे थे। मैंने इस घर में अपना सारा बचपन गुजारा था और आज यहाँ पर मेरी ये आखिरी रात थी। ये सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। ये सब सोचते हुए मैं न जाने कब सोई थी, जब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास बैठा है। मैंने एकदम आंखें खोल दी। ये तो वही लड़का था जो उस दिन मिश्रा अंकल के बारे में पूछ रहा था और जिसे मैंने सीढ़ियों पर बैठे देखा था। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गई। दरवाजे को देखा, दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। अब मैं बुरी तरह से डर गई थी। डर के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सोचकर डर रही थी कि अगर मामी या मामा ने देख लिया तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उससे कहा, तुम फ़ौरन से यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो हमदर्दी से मुझे देखने लगा और बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मगर उसकी कोई बात सुनने पर मैं राजी नहीं थी। मैं गुस्से के मारे ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। न जाने किसका गुस्सा था जो अब मेरा उस पर उतर रहा था। और तब मेरी आवाज़ सुनकर नानी कमरे में आ गईं। मैंने नानी को देखा तो डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं कि अगर नानी ने उस लड़के को देख लिया तो वो यकीन कर लेंगी कि मामा और मामी सच कह रहे थे। मैंने डर से अपनी आंखें मींच लीं। नानी मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, क्या बात है, तुम इस कदर शोर क्यों मचा रही हो। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। जब मैंने अपने साथ देखा तो मेरी आंखें फिर फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो अब कोई भी नहीं था। नानी ने मुझे यूँ डरे देखा तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों इतनी उलझी उलझी और डरी हुई हो। फिर वो मेरी हालत देखकर खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे मामा को गलतफहमी हुई है, तुम ऐसी नहीं हो। मेरी परवरिश कभी ख़राब नहीं हो सकती। जानती हूँ कि तुम बहुत ही नेक और सुलझी हुई बच्ची हो और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने खुद को नानी की कमज़ोर बाहों में छुपा लिया था और हिचकियों से रोने लगी। अब इस दुख और तकलीफ के साथ साथ डर भी शामिल हो चुका था। ना जाने वो लड़का कौन था और अब एकदम से गायब कैसे हो गया था। नानी मुझे काफ़ी देर तसल्ली देती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने मरे मरे हाथों से अपने कपड़े बैग में डाले थे और तभी पापा मुझे लेने के लिए आ गए। वो आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। नानी ने मुझे रोते हुए विदा किया था। पापा मुझे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत से घर में आ गए थे। ये घर चारों तरफ से बंद था और इस घर में हरा भरा एक खूबसूरत सा गार्डन भी था जो आंखों को बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं पहले ही नज़र में यहाँ रहने वालों की सफाई सुथराई को मान गई थी। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा गया था और यकीनन ये मेरी सौतेली माँ का ही कमाल था। और तब एक कमरे से मेरी मामी की उम्र की ही एक औरत निकलकर बाहर आई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। उसने मुझे खुले दिल से वेलकम किया, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने पापा से कहा कि मुझे मेरा कमरा दिखा दें।
मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ का चेहरा फीका पड़ गया था, मगर उसके बावजूद वो खुशी खुशी बोली, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमरे में आने के बाद मैं ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे को मेरी पसंद के अनुसार ही सजाया गया था। पर्दे, फर्नीचर, हर चीज़ मेरी मर्जी के अनुसार थी, मगर मैं तारीफ करके उनको सर पर नहीं चढ़ाना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी पूछा कि तुम्हें अपना कमरा पसंद तो आया। मैंने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उन्हें नज़रअंदाज करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वो शर्मिंदगी से वापस पलट गईं और थोड़ी देर के बाद उन्होंने नौकरानी के हाथ मेरे लिए चाय और कुछ खाने पीने का सामान भिजवाया। नौकरानी जाते जाते कहने लगी कि बेगम साहिबा कह रही हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? मैंने बहुत ही रूखे शब्दों में जवाब दिया, जो मर्जी बना लो, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। पापा ने कुछ दिन बाद ही एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन भी करवा दिया था। पापा का मेरी सौतेली माँ से एक ही बेटा था, जो मुझसे बहुत छोटा था। मैं जब भी कॉलेज से घर आती तो हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता रहता। उसकी ज़बान मुझे दीदी दीदी कहते हुए नहीं थकती थी, मगर मैं उसे भी नज़रअंदाज कर दिया करती थी। हालांकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और मेरा तो वक्त बच्चों के साथ खेलते हुए ही गुजरा था। वो भी बहुत ही गोलू मोलू सा था। उसको देखकर मेरा दिल उसकी तरफ हुमकता था, मगर मैंने खुद पर दिल पर पत्थर रख लिया था। मैं अपनी सौतेली माँ को किसी खुशफहमी में नहीं डालना चाहती थी। मैं उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और यहाँ तक कि अगर वो मुझे कोई काम कह देती तो मैं उस काम को ख़राब करके रख देती। मैं हर वक्त पापा की नज़रों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। उस दिन पापा ने मेरी सौतेली माँ को अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और कहा कि इनको अच्छे से प्रेस कर दो, मैं आज यही कपड़े पहनकर जाऊँगा। उस समय मैं हॉल में बैठी नाश्ता कर रही थी। मैंने उनकी सारी बातें सुन लीं। तभी मेरे सौतेले भाई ने मेरी माँ को कमरे में बुला लिया। मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं उसी वक्त अपनी जगह से उठी और प्रेस को फुल स्पीड में गर्म करके पापा की शर्ट के ऊपर रख दिया। और काफ़ी देर के बाद जब मेरी सौतेली माँ वहाँ पर आई तो उनकी एक चीख निकल गई थी, क्योंकि वो शर्ट बुरी तरह से जल गई थी। उन्हें तो अच्छे से याद था कि वो प्रेस को बंद करके गई थीं। ये काम इस घर में कौन कर सकता था, ये बात वो अच्छे से जानती थीं। जब पापा ने कपड़ों का ये हाल देखा तो उनका गुस्से से दिमाग घूम गया। उन्होंने मेरी सौतेली माँ को गुस्से से बहुत बातें सुनाईं। अब मेरी सौतेली माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने एक शिकवा भरी नज़रों से मुझे देखा था। उनकी नज़र में ना जाने ऐसा किया था कि मैं नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई थी, मगर मेरे दिल में सुकून पैदा हो गया था कि उसने मेरे बाप को मुझसे छीना है तो उसकी इतनी सज़ा तो बनती है। अब मैं उसको बहुत तंग करती थी। मुझे हैरत इस बात पर होती कि वो पापा को मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताती है। हालांकि मेरी सौतेली माँ को तो एक की चार लगाकर मेरे पापा को बताना चाहिए था, क्योंकि मामी तो इसी तरह करती थीं। हर वक्त नानी के कानों में मेरे खिलाफ पट्टियाँ पड़ाती रहती थीं, जबकि मेरी सौतेली माँ उनसे बिल्कुल अलग थीं। मुझे उनकी ये बात बहुत हैरान करती थी और फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये बस उनका नाटक है। वो बस मेरे दिल में अपने लिए जगह पैदा करना चाहती हैं, मगर क़यामत तक वो मेरे दिल में अपने लिए जगह पैदा नहीं कर सकती। ये बात तो तय थी। उस दिन मेरी सौतेली माँ ने खाना तैयार करके रखा तो मैंने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था। पापा का बीपी हाई रहता था, इसलिए पापा खाने में नमक कम ही खाते थे। बस ये बात मैं जानती थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर उस दिन नमक सब्जी में ज़्यादा डाला था। मैं अपने पापा की नज़रों में उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी। जैसे ही पापा खाना खाने लगे तो पापा तेज नमक देखकर उनका पारा हाई हो गया था और उन्होंने मेरी सौतेली माँ को बेभाव की सुना डाली और बगैर खाना खाए अपने कमरे में चले गए। मैं इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुई थी। तभी मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। मैंने सामने देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे दुख और बेबसी से देख रही थीं। उन्होंने आज भी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था और आज भी खामोशी से मुझे देख रही थीं। उनकी नज़रों में ना जाने ऐसा किया था कि पहली बार मैं शर्मिंदा हुई थी और खाना वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग लगातार उसी चीज़ में उलझा हुआ था। सौतेली माँ की आंखों में ऐसा किया था जो मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा होकर रह गई। मैंने सोच लिया कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। मैंने अपना बैग लिया और किताबें निकाल कर बैठ गई और पढ़ने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई। और जब दोबारा दरवाज़ा बजा तो मैंने पूछा कौन है, तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। खामोशी छाई रही। अब मैंने दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर मैं एकदम से डर गई, क्योंकि मेरे सामने तो वही लड़का खड़ा हुआ था जिसे मैं पहले भी 2-3 बार देख चुकी थी। आज उसको मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हो गया। अब तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं नहीं चाहती थी कि उसको कोई मेरे कमरे में देख ले, नहीं तो मेरी मामी की तरह मेरी सौतेली माँ भी इस बात का अफसाना बना डालती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़का मुझसे कहने लगा कि घबराओ मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने उस लड़के से कहा, आखिर तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानते हो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई देख ले तो कितनी बदनामी होगी। उस दिन तुम मामा के घर आ गए थे, शुक्र है नानी ने तुम्हें नहीं देखा था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए बेफिक्र रहो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें डर से पूरी फैल गई थी। मतलब क्या था उसकी इस बात का? वो कहने लगा, मतलब वही है जो तुम समझ रही हो, मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा हूँ, अगर कोई तुम्हारे कमरे में आ भी जाए तो मुझे यहाँ पर नहीं देख सकता। ये बात सुनकर मैं कई कदम पीछे हट गई। वो एक आत्मा था, ये सोचकर ही मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। बचपन से ही मैं भूतों के किस्से कहानियाँ सुनती आ रही थी और इन्हें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। मेरे चेहरे पर फैला डर देखकर वो लड़का कहने लगा, तुम मुझसे क्यों डरती हो, जबकि मैं तो कई सालों से तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम उस घर में अमरूद तोड़ने आती थी तभी से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसी घर में तो रहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने भी किसी मकसद से ही आया हूँ। मैं जानता था कि तुम डर जाओगी और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। अगर तुम मजबूर ना करती तो मैं यूँ कभी भी तुम्हारे सामने ना आता। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कैसे मजबूर किया आपको? वो कहने लगा, जो कुछ तुम आजकल कर रही हो जानती हो वो किस कदर गलत हरकत है। तुम पति पत्नी में जुदाई पैदा करने की कोशिश कर रही हो, एक पत्नी को उसके पति की नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही हो, और ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत अच्छी औरत है, ना जाने क्यों तुमने उससे बैर बांध लिया है। ये सब कुछ मैंने सुना तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगी, सौतेली माँ ने मेरे बाप को मुझसे छीने रखा, कभी उसने मुझसे मिलने नहीं दिया और अब वो अच्छी बन गई है। वो कहने लगा, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बाप को कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं रोका, बल्कि तुम्हारी नानी तुम्हारे बाप के पास तुम्हें भेजने पर तैयार ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी नानी का लगाव तुमसे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तुम्हारे अंदर उन्हें अपनी बेटी की शक्ल नजर आती थी। जितनी बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारी नानी से तुम्हें बुलाने की बात की थी, तुम्हारी नानी ने हमेशा टाल दिया था और कहती थी कि तुम उनके साथ बहुत खुश हो, वो तुमसे दूर नहीं रह सकती थीं। मैं ये बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान थी। नानी ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया था। तब वो लड़का कहने लगा कि आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत मत करना, किसी का भी दिल मत दुखाना। अब जो कुछ भी किया है उनसे माफ़ी मांगो और ये तय कर लो कि आज के बाद तुम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी। अब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कहकर वो लड़का अपनी जगह से गायब हो चुका था। और तब मुझे यकीन आया कि वो सच कह रहा था। अगले दिन जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर थे तो मैंने पापा से कहा कि पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो मम्मी नहीं बल्कि मैं कर रही हूँ। आज मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को मम्मी कहा था, और ऊपर से जब मैंने अपनी गलती मानी तो पापा के चेहरे पर खुशी के रंग फैल गए और मेरी सौतेली माँ भी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, मैं ना कहती थी आपको, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस ये मुझसे थोड़ी बदगुमान है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और मैं अपनी सौतेली माँ के चेहरे पर फैली खुशी देखकर शर्मिंदा हो गई। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थीं और मैं उनसे ना जाने क्यों इतनी नफरत करने लगी थी। अब मैं घर में हंसी खुशी रहने लगी थी और दिल से मैंने पुरानी सारी नफरतें निकाल दी थीं। अब मैं पापा से फरमाइश करती हूँ, उनसे अपने लाड उठवाती हूँ, और अब सौतेली माँ भी बिल्कुल नानी की तरह मेरे साथ पेश आने लगी थीं। वो अच्छी बात पर मुझे शाबाशी देती और बुरी बात पर, गलत बात पर मुझे डांट भी दिया करती थीं। जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां हुई तो मैंने पापा से कहा कि मैं कुछ दिन नानी के घर पर रहना चाहती हूँ। पापा ने कहा, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर अब ये घर सूना सूना सा लगता है। जब मैं नानी के घर आई तो नानी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और मामी का रवैया तो वैसा का वैसा ही था। नानी से मिलने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। अब कुछ दिनों के बाद मैं नानी से मिलने के लिए जाती रहती हूँ। अगर मैं ना जाती हूँ तो नानी खुद फ़ोन करके मुझे बुला लेती हैं। मामी की खुशी के लिए मैं नानी को उदास नहीं कर सकती थी। अब फिर से मेरी वही पुरानी शरारतें लौट आई थीं।
और एक दिन मेरे सामने मेरी सौतेली माँ ने अपने भतीजे का रिश्ता रखा। कहने लगी, मेरा भतीजा राहुल बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। मैंने ये फैसला अपने माँ बाप पर ही डाल दिया था। मेरी रजामंदी पाते ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राहुल से तय कर दी। जब मेरा रिश्ता राहुल से तय हुआ था तो फिर से वही आत्मा मेरे पास आई थी। वो लड़का कहने लगा कि मैं पहले देखना चाहता हूँ राहुल तुम्हारे लायक है या नहीं। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख आए। अगले ही दिन उस लड़के ने मुझे बताया कि राहुल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित होगा, तुम बेफिक्र होकर उससे शादी कर सकती हो। अब मुझे उस आत्मा से डर नहीं लगता था, वो हर कदम पर मेरा साथ देता था। राहुल से शादी मेरी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। राहुल एक बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी साबित हुआ था। जिंदगी में हर तरफ अब खुशियां ही खुशियां थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।